आज का हमारा अध्याय 5 मिश्रण एवं उनके पृथक्करण का अन्वेषण। मतलब मिश्रण क्या है और उसे उस मिश्रण से हम उसके अंदर जो जो घटक हमने डाले हैं उनका पृथक्करण कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम एक जरूरी बात कर लें कि वैदिक विज्ञान के मत के अनुसार, वैदिक वैदिक विज्ञान के अध्ययन के अनुसार अब हम यह जान गए हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर की प्रेरणा से हुआ है। वह प्रकृति के अनंत असंख्य इनएक्टिव फॉर्म में जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, कण जो होते हैं उसको वो प्रेरित करके इस सृष्टि का निर्माण करता है। और उनके ईश्वर के हर एक निर्माण के पीछे एक प्रयोजन निश्चित होता है। तो जो भी प्रक्रिया हो रही है उसके पीछे कौन है? ईश्वर रहता है। अब अध्याय शुरू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन देख लें जो इस अध्याय को समझने में हमारे लिए आवश्यक रहेंगे। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं फिर से उसको देखेंगे। इसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, इसका बार बार आगे आएगा तो हमको ध्यान देना चाहिए। अध्याय में विलेय और विलायक, ठीक है। विलेय और विलायक से मिल के जो तैयार हुआ है वह क्या कहलाता है? विलयन। जैसे कि पानी में शक्कर का घुलना, क्या तैयार हो गया? वो घुली हुई शक्कर और पानी से जो मिलके बना वह एक प्रकार का विलयन हो गया। अब इसके अंदर विलायक क्या हो गया? विलायक जिसके अंदर हम किसी पदार्थ को घोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विलायक क्या हो गया? जल हो गया, जो हमने बात करी है कि हम जल में चीनी को घोल रहे हैं। और विलेय क्या हो गया? विलेय हो गई चीनी, क्योंकि हम चीनी को जल में घोल रहे हैं। यह चीनी और जल दोनों ने मिलके क्या बनाया है? एक विलयन बनाया है, जिसे हम हमारी सामान्य भाषा में चीनी का पानी या शक्कर का पानी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा? मिश्रण होगा। आगे देखेंगे अब हम। क्या हमें कभी ये आश्चर्य हुआ है या कभी हमने ये नोटिस किया है कि लंबे हरे गन्ने के पौधे से चीनी के मीठे और क्रिस्टलीय दाने कैसे बन जाते हैं? या चिकित्सक रक्त की कुछ बूंदों से ही मलेरिया जैसे रोगों की जांच किस प्रकार कर लेते हैं? यही मिश्रणों इसी इसी क्वेरी को समझने के लिए अब हम मिश्रणों के पृथक्करण का अध्ययन करेंगे कि हम ये जो पृथक्करण है उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। हम पिछली कक्षा में मिश्रणों और उसके पृथक्करण की कुछ सरल विधियों को पहले ही देख चुके हैं और अब इस अध्याय में हम मिश्रणों के गुणधर्म, व्यवहार और उन्हें पृथक करने की विभिन्न विधियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहले हमने अध्याय में पढ़ा है, पुरानी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, या मिश्रण बेसिक मिश्रण कितने टाइप के होते हैं, या विलयन किस टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है ये समांगी और विषमांगी। यह दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण कैसा होगा? जैसे कि जल में घुला हुआ नमक या जल में घुली हुई शर्करा। यह जब जो विलयन तैयार हुआ है, जो मिश्रण तैयार हुआ है, वह कैसे टाइप का है? वह समांगी टाइप का होगा। कि अगर हमने मिश्रण के ऊपर से एक चम्मच पानी को टेस्ट किया तो भी वह मीठा लगेगा और लास्ट के पानी को टेस्ट किया तो भी वह मीठा लगेगा। मतलब जो जल के शक्कर के जो अणु हैं वो जल में पूरी तरह से घुल चुके हैं, समान रूप से घुल चुके हैं। इसके और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे जल के साथ नमक, जल के साथ शक्कर, ठीक है। और
और एक सोडा जल ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है सोडा जल, जिसमें क्या है, जल में क्या मिला हुआ है, इसमें जल में मिला है कार्बन डाई ऑक्साइड। यह सब किस प्रकार के मिश्रण है, यह सब समांगी टाइप के मिश्रण है। ये जो बन रहा है पूरा अलग अलग टाइप के मिश्रण, ये किस प्रकार के हैं, यह है समांगी मिश्रण के उदाहरण। ठीक है। अब विषमांगी विलयन क्या होगा, विषमांगी विलयन वह होगा, हाँ, जो जिसके अंदर अगर हम जो विलय डालते हैं विलायक में, वो पूरी तरह से घुलते नहीं है, हमें विलय के कण विलायक के अंदर हमें अलग स्पष्ट रूप से दिख जाते हैं। जैसे कि हम पानी में अगर रेत को डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होती है। ठीक है, हमें रेत अलग, रेत के कण और पानी दोनों ही अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ऐसे मिश्रणों को क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, जल के साथ रेत, ठीक है, जल के साथ तेल, और क्या ले ले, जल के साथ चूना, चूना पाउडर नहीं, चॉक पाउडर, चौक के टुकड़े, यह विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। यह जो इनसे विलयन या मिश्रण तैयार हो रहा है, यह कैसे प्रकार का है, यह है विषमांगी, जो जिसमें विलय के कण विलायक के अंदर कंप्लीटली घुल नहीं रहे हैं, डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। एक और चीजें हमें टर्मिनोलॉजी दोनों टाइप से पता होना चाहिए। विलय का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट, ठीक है, विलयन सॉल्वेंट। और किसी चीज का किसी पदार्थ का पूरी तरह विलायक में घुल जाना, मतलब उसको क्या बोलेंगे, वह क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, वो पूरी तरह से घुल गया मतलब क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। सॉल्वेंट, सॉल्यूट विलय, सॉल्वेंट विलायक, और इनसे मिलके जो विलयन बन रहा है वो है सॉल्यूशन। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप ध्यान रखिए। यहाँ पिक्चर दी हुई है समांगी मिश्रण, यहाँ पे हमको जल के अंदर उसमें जो विलय पदार्थ है उसके हमें कण दिखाई नहीं दे रहे हैं, और यही विषमांगी मिश्रण दिखाया गया है। रेत को डिसॉल्व किया गया है पानी के अंदर, जो हमको ये छोटे छोटे कण इसमें दिख रहे हैं वह विजिबल है, इसीलिए यह किस प्रकार का मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। आगे एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है जिसके अंदर 3 बीकर लेने के लिए हमें बोला है। क, उनको हम नाम दे देंगे क ख ग। अब जो क वाला बीकर है उसके अंदर एक बीकर में 50 ml जल तथा एक स्पैचुला क्या डाला है, साधारण नमक डाला है। ठीक है, जल हमको तीनों ही बीकर में लेना है, मतलब हमारा विलायक तीनों में ही जल है, लेकिन जो हम उसमें विलय डाल रहे हैं वो तीनों में अलग अलग रहेगा। क में क्या विलय क्या रहता है, क में क्या डाला है हमने, साधारण नमक। ख में क्या डालेंगे, ख में डालेंगे चौक का चूर्ण, और ग में डालेंगे कुछ दूध की कुछ बूंदे। अब इन्हें कुछ देर के लिए मिक्स करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, और फिर हम स्टडी करेंगे कि क्या प्रत्येक मिश्रण में कण दिखाई दे रहे हैं। नहीं, हमें प्रत्येक मिश्रण में कण नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि नमक जल में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा। ख, इसमें हमें चूने के चौक के जो कण हैं वो दिखाई देंगे ख बीकर में, जहां पे हमने कण डाले थे चौक के। और ग, जिसके अंदर हमने दूध की कुछ बूंदे डाली थी, हमें इसमें कण नहीं दिखाई देंगे, पर इसका
कलर थोड़ा सा अब यहाँ पे जल का चेंज है, हल्का सा कैसा कलर हो गया है, दूधिया कलर हो गया है। अब क्या कर रहे हैं, इन तीनों जो बीकर है हमारे पास क ख ग, इसमें एक लेजर लाइट डाली जा रही है। ये क्या है, ये है लेजर। लेजर का प्रयोग बहुत ध्यान से करना है। कक्षा 9वीं में अब आप खुद भी समझदार हो गए हैं, लेकिन फिर भी लेजर बहुत डेंजरस है। अगर ये डायरेक्ट हमारी आई कांटेक्ट पे आ जाता है तो हमारी आईज जो होती है वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है। तो हमने पहले वाले जल में लेजर डाला तो क्या हुआ, पीछे हमने इसकी इमेज ली, तो यहाँ पे हमें एक क्लियर लेजर का बिंदु दिखाई दिया। ख वाला जो है जिसमें हमने चौक का चूर्ण डाला था, वहां पे हमें जो लेजर का प्रकाश है वो इस तरह से फैला हुआ दिख रहा है। यहाँ पे शार्प बिंदु जैसा यहाँ से गया था वैसा ही हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, लेजर डाला हमने, लाइट यहाँ पे भी दिख रही है, फैल गई है, और यहाँ पे पीछे पर्दे पे या वॉल पे जिस पे भी हमने लिया है इसको, वहां पे भी प्रकाश किस प्रकार का लेजर प्रकाश मिला है, हमें फैला हुआ मिला है। और वहीं दूधिया पानी में लेजर लाइट दूधिया पानी के अंदर फैली तो नहीं है पूरी तरह से, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी चौड़ी हो जाती है, और उसी प्रकार की ये हमें यहाँ पर्दे पे भी दिखाई देती है। आगे देखेंगे विलियन। विलियन समांगी मिश्रण होते हैं। आपको यह भी ज्ञात है कि विलियन तब बनता है जब कोई विलेय किसी विलायक, वह पदार्थ जिसमें विलय घुलता है में मिश्रित किया जाता है। अभी हमने अध्याय की शुरुआत में ही बात करी, इसीलिए कर ली क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बार बार आएगी, इसीलिए हमने इसको क्विक रिवाइज करा है। हम पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। चीनी और जल के मिश्रण में चीनी क्या होगी, विलय होगी, और जल क्या होगा, विलायक होगा। किसी विलयन में विलय और विलायक किस अनुपात में उपस्थित होते हैं, यही विलय और विलायक के जो अनुपात होगी, जो उनकी मात्रा होगी, वह यह भी बताएगी हमें कि यह मिश्रण या यह विलयन तनु है या सांद्र है। ठीक है, अगला पॉइंट वही आया, विलयन की सांद्रता। ओआरएस का नाम हम सभी ने सुना है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और उसका प्रयोग भी करते आ रहे हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हम रिहाइड्रेशन के लिए ओआरएस का प्रयोग करते हैं, हम ओआरएस को पीते हैं। ओआरएस किस प्रकार बनाया जाता है, हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाने के लिए नमक और चीनी की नियत मात्राएं जल की एक निश्चित मात्रा में मिश्रित करते हैं। यदि हम जल के किसी निश्चित आयतन में नमक अथवा चीनी की मात्राओं में परिवर्तन कर देते हैं, अथवा नमक एवं चीनी की निर्दिष्ट मात्राओं के लिए जल के आयतन में परिवर्तन कर देते हैं, तो हमें जल में नमक तथा चीनी का विलयन तो प्राप्त होगा, परंतु वह ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन नहीं होगा। अन्य शब्दों में हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाने के लिए जल की एक निश्चित मात्रा में नमक तथा चीनी की एक निश्चित मात्रा को मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बताया जा रहा है, ओआरएस का उदाहरण लिया। ओआरएस क्या होता है, इसके अंदर नमक और प्लस चीनी की निश्चित मात्रा होती है, किसके अंदर, जल की भी निश्चित मात्रा होती है। यह तीनों की को निश्चित मात्रा में निश्चित अनुपात में जब मिक्स किया जाता है तब क्या बनता है, ओआरएस बनता है। लेकिन अगर हम क्या करें कि जल हमने हमारे पास से लिया है और ये जो नमक और चीनी की मात्रा है ये हमने या तो बढ़ा दी या कम कर दी, और उसको अब उसी निश्चित अनुपात वाले जल में मिला रहे हैं, तो वह ओआरएस नहीं बनेगा। ठीक है,
या नमक और चीनी की मात्रा वही सेम मात्रा है जो ओआरएस में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब हमने जल की मात्रा को या तो बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो इससे प्राप्त जो मिश्रण हमें मिलेगा वह भी ओआरएस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए विलेय और विलायक की जो निश्चित मात्रा होती है वह इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मिश्रण में। एक और उदाहरण दिया हुआ है, जब कृषक अपनी फसलों पर पीड़कनाशियों का छिड़काव करते हैं तो विलयन बनाने के लिए उन्हें पीड़कनाशी की निश्चित मात्रा को जल की निश्चित मात्रा में मिश्रित करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, उसी प्रकार जिस प्रकार से ओआरएस नहीं बना हमारे अलग अलग विलय विलय की मात्रा चेंज करने पे, उसी प्रकार से यहाँ पे यह सही पीड़कनाशी नहीं बनेगा और वह जो फसलों के कीड़े हैं उनको समाप्त नहीं कर पाएगा, फसल की रक्षा नहीं कर पाएगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार के रासायनिक पीड़कनाशी के प्रयोग का खंडन किया जाता है। हम सभी यह बहुत अच्छे से अब जान गए हैं कि रासायनिक पीड़कनाशी हमारे वातावरण के लिए कितने हानिकारक है, हमारे लिए बहुत हानिकारक है। यह नित्य प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। प्रदूषण बढ़ने से मनुष्य भी रोगी हो रहे हैं और साथ ही हमारा जैव संतुलन भी बिगड़ रहा है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र भी डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए पीड़कनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैविक रसायन, जैविक उर्वरकों और पीड़कनाशी का प्रयोग करना चाहिए। विलयन तैयार करने के लिए पदार्थों को सही अनुपात में लेना आवश्यक होता है। ठीक है, अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि हम किसी विलायक में कितने विलय को मिला रहे हैं, यह उससे क्या पता चलता है, उस बने हुए विलयन की सांद्रता पता चलती है कि वह विलयन तनु है या सांद्र है। वही बात यहाँ दी हुई है कि विलय की वह मात्रा जो किसी विलायक अथवा विलयन की मात्रा में घुली होती है वह विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता। ठीक है, सांद्रता को केवल विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं अपितु दैनिक जीवन में भी इसे समझना आवश्यक है, जैसे औषधि में, कृषि में, खाद्य पदार्थों में, प्रसाधन सामग्री में और यहाँ तक कि एक प्याली चाय बनाने में भी। ठीक है, हमने अगर पानी लिया, पत्ती डाली, शक्कर डाली और दूध एकदम थोड़ा सा डाला, कुछ लोग पीते कम दूध वाली चाय भी, लेकिन बहुत थोड़ा सा दूध डाला जाएगा तो वह हम कैसे जनरल भाषा में कैसे बोलते, बहुत ही पतली चाय बना दी। मतलब वह किस प्रकार की चाय हो गई, विज्ञान की भाषा में वह तनु चाय हो गई। उसमें जो हमने दूध डाला है उसकी सांद्रता बहुत कम है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है दिलीप महालनोबिस। यह शिशु रोग के विशेषज्ञ थे। इन्होंने ही अतिसार और हैजे में जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, हम जानते हैं अतिसार और हैजे में क्या होता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तब जब हमें जो डिहाइड्रेशन होता है उसी के उपाय के लिए इन्होंने ओआरएस का सूत्रीकरण किया था, जो आज तक लोकप्रिय है। आगे देखेंगे हम सांद्रता को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। अब हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विभिन्न विधियों का अन्वेषण करें और यह समझें कि प्रत्येक विधि का प्रयोग कहाँ और क्यों अधिक उपयुक्त है। कुछ व्यावसायिक डिब्बाबंद उत्पाद एकत्रित कीजिए और प्रत्येक उत्पाद पर लिखित जानकारी को अभिलेखित कीजिए। यहाँ एक प्रैक्टिकल करने के लिए बोला जा रहा है जिसमें कुछ पैक्ड सामान मार्केट से लेने के लिए बोल रहे हैं और उसमें उसके अंदर दी हुई सांद्रता को नोट करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे दूध पाउडर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोषण संबंधी सूचना दी हुई है। मतलब औसत प्रति 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम दूध पाउडर में वसा कितनी है, 26 ग्राम, शर्करा कितनी है,
49 ग्राम। रेशा कितना है 0। प्रोटीन कितना है 15.5 ग्राम और सोडियम कितना है 0.8 ग्राम। इस प्रकार से आप अन्य और उदाहरण भी लेके एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक तरीका क्या होता है, प्रतिशत होता है। फर्स्ट, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, पहला किसी विलयन की सांद्रता को बताने के लिए अब हम किस किस तरीके का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले किस बारे में बात हो रही है, प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। अब प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त करने के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि एक हो गया द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, आगे हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और हो गया आयतन आयतन प्रतिशत। यह 3 प्रकार के प्रतिशत के द्वारा हम किसी विलयन की सांद्रता को बता सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। यह विधि समांगी मिश्रणों की सांद्रता व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। ये किस प्रकार के मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है, समांगी मिश्रणों के लिए। समांगी मिश्रण जिसमें हम विलायक के अंदर विलय के अणु हमें न दिखे, विलय के अणु विलायक में पूरी तरह से घुल जाएं। 100 ग्राम विलयन में विलय के कितने ग्राम विद्यमान है, इसे गणितीय रूप में हम निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, विलय का जो द्रव्यमान है वो और जो विलयन का द्रव्यमान है इंटू 100, उसको 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या देखा हमने यहाँ पे कि विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान और उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 100 से। सांद्रता व्यक्त करने की इस विधि का उपयोग विषमांगी मिश्रणों जैसे कि दुग्ध पाउडर और मसालों के मिश्रण के लिए भी किया जा सकता है। अभी हमने क्या देखा कि जनरली समांगी मिश्रणों के लिए द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ एक विषमांगी मिश्रण ऐसे भी हैं जैसे कि दूध पाउडर और मसाले, उसमें भी द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत का प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के संगठनों को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, जिससे कि यह ज्ञात होता है कि उनमें कितना नमक है, कितनी चीनी है या कितनी प्रोटीन विद्यमान है, जैसे कि अभी हमने इस दुग्ध पाउडर में देखा। तो यह द्रव्यमान द्रव्यमान परसेंट की बात हुई। एक उदाहरण दिया हुआ है आगे, गणितीय रूप में दिया हुआ है कि यदि 90 ग्राम जल में हमने 10 ग्राम नमक मिश्रित किया है तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत परिकल्पित कीजिए। अभी हमने क्या देखा था, हमने द्रव्यमान द्रव्यमान का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या देखा था कि विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है 10 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान भी हमें दिया हुआ है 9 ग्राम। विलायक जल और विलय नमक। अब पर हमें यहाँ क्या चाहिए, विलयन का द्रव्यमान चाहिए, मतलब टोटल विलयन का द्रव्यमान चाहिए। तो विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, विलय के द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान को जोड़ देंगे, तो क्या निकल आएगा, विलयन का द्रव्यमान। यहाँ पे हमने 10 और 9 को जोड़ा तो क्या निकल आया, 100 ग्राम। अब इस फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे, विलय का द्रव्यमान क्या है, विलय क्या है हमारा नमक, किस उसका द्रव्यमान क्या है 10 ग्राम, ठीक है। और विलयन का द्रव्यमान हमने अभी क्या निकाला है 100 ग्राम, यहाँ 100 ग्राम लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 10 ग्राम। इसे द्रव्यमान द्रव्यमान में किस प्रकार, प्रतिशत में किस प्रकार लिखा जाएगा, 10% m/m, द्रव्यमान द्रव्यमान, m द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं, हमने पिछली कक्षा में ये बात करी है। अगला देखेंगे हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत।
द्रव्यमान के लिए m और आयतन के लिए v। इस विधि का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जब द्रव को तौलने की तुलना में उसका आयतन मापना अधिक सुगम होता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का प्रयोग कब किया जाएगा कि जो उसके अंदर हमने द्रव लिए हैं उनको तौलने थोड़ा टफ है, लेकिन उसके आयतन का प्रयोग करना अधिक सुगम होता है। उदाहरण के लिए दवाइयों और प्रयोगशाला में एक सामान्य उदाहरण लेते हैं कि 5% ग्लूकोज का विलयन है। ये जनरली जो थोड़ी बहुत मेडिकल टर्म जानते होंगे या जिनके घर पेशेंट होते होंगे वो हॉस्पिटल में ये सुनते होंगे 5% ग्लूकोज चढ़ा की बॉटल चढ़ी है या 10% ग्लूकोज की बॉटल चढ़ी है। तो इसमें क्या, इसका क्या मतलब होगा कि 100 ml विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 100 ml में कितना ग्लूकोज है, 5 ग्राम ग्लूकोज है। अब इसे ही हम गणितीय रूप में देखेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 5 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया जाता है, तो उसकी सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में परिकल्पित कीजिए। अब ग्लूकोज क्या है हमारे पास, यहाँ पे ग्लूकोज विलेय है, हम बात कर चुके हैं ये, जो कि कितना है 5 ग्राम जल में घोला गया है उसे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया विलायक। हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है उसी प्रकार का है, बस विलेय का द्रव्यमान और यहाँ पे विलयन के द्रव्यमान की जगह क्या आ गया है, विलयन का आयतन आ गया है और मल्टीप्लीकेशन बाय या गुणित बाय 100। इस फॉर्मूले में हमारे पास जो वैल्यू है वो हम यहाँ रख देंगे। जैसे कि विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन ml, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे, ये 100 ml और 5 ग्राम से ये कैंसिल, क्या बचा 5 ग्राम। इसको भी किस प्रकार से लिखा जाएगा, 5% m/v। जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज की बोतल में बताया है कि अंतःशिरा आधान 5% WV, मतलब 5% ग्लूकोज 500 ml, प्रति 500 ml की बोतल में ग्लूकोज कितना हो रहा है, 25 ग्राम हो रहा है। आगे दिया है द्रव्यमान आयतन आयतन प्रतिशत। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा है, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, अब उसके बाद पढ़ा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अब पढ़ेंगे आयतन आयतन प्रतिशत। इस विधि में दो मिश्रणीय द्रवों को मिश्रित करते समय प्रयुक्त की जाती है। उदाहरण इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, सिरका। आयतन आयतन प्रतिशत इस परसेंट v/v के द्वारा व्यक्त करता है कि किया जाता है, शो किया जाता है। जैसे कि 100 ml विलयन में विलेय के कितने ml उपस्थित है, क्योंकि यहाँ पे आयतन आयतन की बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों ही माप किस रूप में होंगे, ml के रूप में होंगे, मिलीलीटर के रूप में होंगे। तो यहाँ पे 100 ml विलयन में विलेय के कितने ml उपस्थित है, हमें यह इस प्रकार से यहाँ पे बात होगी। अभी हमने आयतन आयतन प्रतिशत के फॉर्मूले को यहाँ पे देखेंगे तो दोनों ही जगह क्या आ जाएगा, आयतन आयतन आ जाएगा। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था, यहाँ पे द्रव्यमान द्रव्यमान था। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या था, यहाँ पे द्रव्यमान आयतन था। अब आयतन आयतन प्रतिशत में यहाँ पे क्या हो गया, आयतन आयतन हो गया। उदाहरण दिया हुआ है अगला कि धान की फसल पर छिड़काव के लिए यदि किसी पीड़कनाशी द्रव के 1 ml को पर्याप्त जल में मिश्रित करके 100 ml पीड़कनाशी छिड़काव बनाया गया है, तो उसका आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 100 ml हमारे पास क्या हो गया, जल है जो कि क्या है, विलायक है, और ये जो 1 ml लिया है
ये क्या है, पीड़कनाशी लिया है, ये क्या हो गया हमारा, विलय हो गया। अब हम फॉर्मूला जानते हैं आयतन आयतन प्रतिशत का, कि विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणित 100। तो विलय का आयतन हमारे पास कितना है, 1 ml, तो यहाँ 1 आ गया। और विलायक का हमारे पास आयतन कितना है, 100 ml, तो यहाँ पे 100 ml आ गया। 0 से 0 कैंसिल, अब क्या बचा यहाँ पे 1। इस प्रकार से किसी मिश्रण में उनकी सांद्रता को प्रतिशत द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन आयतन प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है और उन्हें ज्ञात भी किया जा सकता है। यहाँ पे एक और उदाहरण दिया हुआ है कि चिकित्सालयों में प्रयुक्त लवणीय विलयन प्रायः सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का जल में 0.9% m/v विलयन होता है, अर्थात इसके 100 ml विलयन में, इसका क्या मतलब होगा कि 100 ml विलयन में नमक कितना है, 0.9 ग्राम नमक विद्यमान है। उद्योगों में सामान्यतः भार भार प्रतिशत प्रचलित है। वेट वेट का उपयोग प्रचलित है क्योंकि भार तथा द्रव्यमान का सामान्यतः एक दूसरे के साथ स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। तो हम द्रव्यमान द्रव्यमान में क्या लिख रहे थे, एम एम, और अब भार भार में क्या लिखेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। इनका प्रयोग, डब्ल्यू डब्ल्यू का प्रयोग किस में किया जाता है, भार भार प्रतिशत, मतलब कि उद्योगों में किया जाता है। आगे यहाँ पे कुछ एक प्रश्न दिया हुआ है, उसे हम देखते हैं कि किसी साधारण प्रसाधन पाउडर में 4% mm, मतलब क्या, mm क्या, द्रव्यमान द्रव्यमान परसेंट जिंक ऑक्साइड है। तो एक प्रतिरोधी की भांति, जो कि एक एंटीसेप्टिक की भांति कार्य करता है, तो 300 ग्राम टेल्कम पाउडर में जिंक ऑक्साइड की कितनी मात्रा होगी। ये यहाँ पे क्या बात हो रही है, द्रव्यमान द्रव्यमान परसेंट की बात हो रही है। तो हमने क्या देखा था, द्रव्यमान द्रव्यमान परसेंट का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला हमने देखा था कि विलेय का द्रव्यमान और नीचे आएगा विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। ठीक है, ये हम फॉर्मूला अभी पढ़ चुके हैं। तो अब हमको यहाँ पे क्या दे रखा है उन्होंने, 4% mm दे रखा है, मतलब हमको यहाँ पे यह मान दिया हुआ है, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता इस विलयन की दी हुई है। हमें क्या पता लगाना है कि 300 ग्राम टेल्कम पाउडर में जिंक ऑक्साइड की कितनी मात्रा होगी, मतलब हमें विलेय का द्रव्यमान पता लगाना है। तो यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान क्वेश्चन मार्क, और विलयन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, हमें 300 ग्राम दिया हुआ है। तो ये 300 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें क्या पता लगाना है, विलेय का द्रव्यमान। तो जिस तरह से हम गणितीय समीकरण में करते हैं, मान लीजिए हमने विलेय के द्रव्यमान को यहीं पर रहने दिया जिसको ज्ञात करना है, तो ये 3 यहाँ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ करें अब हम, यहाँ करती हूँ। ये 300 यहाँ गुणित में चला गया, जिस प्रकार से साधारण गणित के फॉर्मूले में होता है, और 100 इसके नीचे डिवीजन में चला जाएगा। तो अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या है, 4 इंटू 3, मतलब कि 12, मतलब कि क्या है, 12 ग्राम। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, द्रव्यमान द्रव्यमान की बात हो रही है, प्रतिशतता की। तो 12 ग्राम क्या है, जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति है किसमें, 300 ग्राम टेल्कम पाउडर में। अब हमें क्या मिल गया है, जो ये हमारा क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे, जो कि था विलेय का द्रव्यमान, वह हमें पता चल गया है, वो कितना है, 12 ग्राम। आगे देखेंगे
पदार्थों की विलेयता। हमने यह देखा अभी कि विलय की वह अधिकतम मात्रा, किसकी? विलय की, जो किसी निश्चित तापमान पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलती है, वह उसकी क्या कहलाती है? उसकी विलेयता कहलाती है। मतलब क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि विलय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर, तापमान पर उस विलायक की भी एक निश्चित मात्रा में घुलती है, उससे क्या बोला जाता है? उसकी विलेयता बोला जाता है। मतलब विलेय की कैसी है? अधिकतम मात्रा है, और विलायक की एक निश्चित मात्रा है, कि हमें पता है कि वो 100 ग्राम है, 100 मिलीग्राम है, 100 ml है, ऐसा 50 ml है, ये हमें पता है। तो जो वह अधिकतम मात्रा उसमें घुलती है, वह उसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। वह विलयन जो उस तापमान पर और अधिक विलेय को नहीं घोल सकता, वह कैसा विलयन कहलाता है? संतृप्त विलयन। मतलब अगर अब इस कंडीशन में इस अधिकतम मात्रा को हम इस विलायक में डाल चुके हैं, ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर और वही पदार्थ, वही विलय को डालेंगे, तो वह अब और नहीं घुलेगा, वह अब और डिसॉल्व नहीं होगा। हमने बात करी थी डिसॉल्व कक्षा के अध्याय के स्टार्टिंग में, वह और अब डिसॉल्व नहीं होगा। तो मतलब वह विलयन कैसा है? वह है संतृप्त विलयन हो गया है। तृप्त हम समझते हैं, हमारी साधारण भाषा में बोलते तृप्त हो गया, पेट भर गया हमारा। तो उसी प्रकार से समझिए कि यह आप किस प्रकार का विलयन हो गया है? संतृप्त विलयन हो गया। इसमें अगर हम आप और विलय डालेंगे तो वह मिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब हम तापमान का उल्लेख क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? बार बार हम इस प्रकार की क्यों बात कर रहे हैं कि निश्चित तापमान पर या फिर उसी तापमान पर? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ जो विलायक होते हैं या विलय होते हैं, उस उनके तापमान में चेंज करने पे या तो उनकी विलेयता बढ़ जाती है या उनकी विलेयता कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे तापमान की बात की जा रही है। आगे देखेंगे, क्योंकि ठोस विलयों की द्रव विलायक में विलेयता प्रायः तापमान में वृद्धि के साथ क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। मतलब कैसे? कि हमने विलय कैसा लिया है? ठोस लिया है, और विलायक क्या है? द्रव है। जब किसी कंडीशन में द्रव विलायक है और ठोस विलय है, तो जब हम उसका तापमान बढ़ाते जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वहां पे उसकी विलेयता भी बढ़ती जाती है। इसके जस्ट अपोजिट, अगर गैसों को हम द्रवों में घोल रहे हैं, तो उनकी विलेयता प्राय तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। दो कंडीशंस यहाँ पे बताई है। हमने अभी बात करी कि तापमान की बात इसलिए हो रही है कि कुछ विलायक या विलेयों के साथ यह सीन रहता है कि तापमान में वृद्धि हो रही है, तो वह उनकी विलेयता बढ़ती जाती है या फिर उनकी विलेयता कम होती जाती है। तो अब यहाँ पे दो दो प्रकार की बात करी है कि जब ठोस विलेय हो, ठीक है, ठोस विलेय को अगर हमने किस में मिलाया है? द्रव विलायक में मिलाया है। और अब क्या करा है हमने? टेम्परेचर, ये तापमान है, टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया है। तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो उसकी जो विलेयता होगी, विलेयता भी बढ़ती जाती है, ठीक है, ये भी इंक्रीज होती जाती है। क्या बताया है यहाँ पे कि ठोस विलय और द्रव विलायक हो तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर उसकी विलेयता भी बढ़ती जाएगी। इसके ठीक अपोजिट, जब गैस विलय हो और द्रव विलायक हो, और क्या कर रहे हैं साथ में? अब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं। तो अब उसकी भी इसमें इस सीन में क्या होगा कि विलेयता यहाँ पर कम होती जाएगी, ये डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी।
जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी विलेयता कम होती जाती है। विलेयता एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है जिसका उपयोग मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। मतलब विलेयता के आधार पर भी हम मिश्रणों से पदार्थों को पृथक करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, थोड़ा और ऊपर करते हैं, हम इसे पूरा ग्राफ दिख जाए। ठीक है, दिख रहा है सभी को ग्राफ? तो अब यहाँ पे क्या है कि एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें विलेयता को ग्राफ के रूप में बताया गया है कि किसी विलायक में कोई पदार्थ जो विलेय है वो कितना उसकी विलेयता कितनी रहेगी और कितने तापमान पे कितनी रहेगी, क्योंकि हमने अभी बात करी कि निश्चित तापमान या एक तापमान के साथ साथ वह विलेयता बढ़ती जाती, इसलिए यहाँ पे तापमान को भी पैरामीटर लिया गया है। यह यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये वाला पैरामीटर कौन सा है? तापमान का है। और ये वाला पैरामीटर कौन सा है? 100 ग्राम जल में विलेय। 100 ग्राम जल लिया गया है जिसमें यहाँ पे यह विलेय की मात्रा है। किसमें है विलेय की मात्रा? है ये ग्राम में। ठीक है, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। अब दो प्रकार के अलग अलग विलेय लिए हैं, एक है क और एक है ख। अब यहाँ पे उस विलेयता के हिसाब से हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, तो हम इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं कि जो क विलयन है वह इस जल में कम घुलनशील है, इसकी विलेयता कम है। किसके कंपैरिजन में? ख के कंपैरिजन। और जैसे जैसे ख विलेय वाले विलयन में टेम्परेचर बढ़ता जाता है, उसका तापमान बढ़ाते जा रहे हैं हम, ये तापमान बढ़ रहा है 10 से 20, 30, 40, 50 इस तरह, तो उसकी विलेयता भी बढ़ती जा रही है। यहाँ विलेयता ये बढ़ती जा रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये वाला बिंदु जो दिया हुआ है उसी की देख लेते हैं हम। ये वाला बिंदु लेते हैं, यह एक 60 डिग्री टेम्परेचर पे, 60 डिग्री टेम्परेचर पे इसकी विलेयता कितनी है? यौगिक ख की विलेयता है 287, 287 ग्राम है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि यौगिक ख की विलेयता कम है, किसके कंपैरिजन में? यौगिक ख के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पे एक चार्ट दे दी, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? जो ग्राफ बनाया है किसके सापेक्ष बनाया है हमने? विलेयता का ग्राफ तापमान और विलेय की मात्रा के सापेक्ष एक निश्चित द्रव्यमान में। तो इस ग्राफ को क्या बोलेंगे? इस ग्राफ को बोला जाएगा विलेयता वक्र या विलेयता ग्राफ। इस ग्राफ का अवलोकन करिए और निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो छोटा करेंगे तभी हम ग्राफ और दोनों साथ में देख पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यौगिक क की जल में विलेयता 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी विलेयता से कम है कि अधिक है कि बराबर है। तो हमको देखना है यौगिक क, और टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? 20 डिग्री और 60 डिग्री। ये 20 डिग्री और ये 60 डिग्री, और विलेयता कितनी है? ऑब्वियसली यह विलेयता 60 डिग्री जो टेम्परेचर है उस पे यह विलेयता ज्यादा है, यह है 60 ग्राम के बराबर, 60 ग्राम के बराबर। तो क्या आएगा यहाँ पे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यौगिक क की जल में विलेयता 60 डिग्री पर उसकी विलेयता से क्या है? कम है। 60 डिग्री पर विलेयता ज्यादा है और 20 डिग्री पर विलेयता अधिक है। नेक्स्ट क्या पूछा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यौगिक ख की विलेयता, ख के बारे में बात हो रही है अब, यौगिक 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी विलेयता से कम है कि अधिक है। तो हम देखेंगे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यौगिक ख की विलेयता कितनी है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड और यौगिक ख 200 है। ठीक है, आप क्या पूछ रहे हैं कि 60 डिग्री पे कितनी है? तो 60 डिग्री पे कितनी है? 287 के लगभग।
तो उन्होंने क्या पूछा है कि 20 डिग्री पर यौगिक ख की विलेयता 60 डिग्री पर उसकी विलेयता से कम है कि मतलब 20 डिग्री पे कितनी है हमको बताना 60 के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली ये भी कितनी है, कम है। 20 डिग्री पे कितनी आ रही है, 200 ग्राम आ रही है, और वहीं 60 डिग्री पे आ रही है 287 ग्राम। अब आगे देखेंगे हम, एक क्वेरी दिमाग में आई कि यदि आप उच्च तापमान पर एक संतृप्त विलयन बनाते हैं और फिर उसे धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं तो फिर क्या होगा। यह क्रिस्टलीकरण के द्वारा हम इस बात को समझा सकते हैं, जो कि समांगी मिश्रणों के पृथक्करण की विधियों में से एक है। क्रिस्टलीकरण जो समांगी मिश्रण होते हैं, जो एक समान घुले हुए होते हैं, जिसमें विलायक और विलय के अणुओं को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, ऐसे मिश्रणों के पृथक्करण की विधि में सबसे पहले क्या आता है, क्रिस्टलीकरण आता है। अब हमें संतृप्त विलयन के बारे में तो पता चल गया है क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें अब हम और विलय डालेंगे तो उसमें वह विलय डिसॉल्व नहीं होगा, वह विलयन कैसा हो गया है, संतृप्त हो गया है। आगे देखते हैं कि यदि आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर यौगिक ख का जल में बना एक संतृप्त विलयन लेते हैं, इसी ग्राफ की बात हो रही है, जो ग्राफ अभी हमने देखा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि 60 डिग्री पर यौगिक ख कितना ग्राम, 287 ग्राम यौगिक उसमें जल में डिसॉल्व होने में लगा था। तो अब ये क्या बता रहे हैं कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर यौगिक ख का जल में बना एक संतृप्त विलयन ले लिया हमने, जिसे 100 ग्राम जल में यौगिक ख के 287 ग्राम को घोलकर बनाया गया था। तो विलयन को अगर अब हम 40 डिग्री तक धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो क्या होगा, 40 डिग्री पर यौगिक ख की जल में विलेयता 241 ग्राम है। यह क्या इंगित करता है कि यौगिक ख से केवल 241 ग्राम ही विलयन में विद्यमान हो सकते हैं। 40 डिग्री पे अगर हमने ठंडा करा, 40 डिग्री तक उसको ठंडा किया, ये 60 डिग्री वाले इस मिश्रण को 40 डिग्री तक ले गए, तो क्या है, वहां पे कितने डिसॉल्व हो रहे हैं, 241 ग्राम, और यहाँ 60 डिग्री वाले पे हमारे पास कितने हैं, 287। तो अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है उतने ग्राम है, वह हमें किस रूप में प्राप्त हो जाएगा, उसका शेष भाग हमें शुद्ध ठोस क्रिस्टलों के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यही क्रिस्टलीकरण भी होता है। क्रिस्टल एक ऐसा ठोस पदार्थ है जो कणों की एक नियमित ज्यामितीय प्रतिरूप से निर्मित होता है। ये जो क्रिस्टल हमें अब यहाँ पे ठंडा करने पे प्राप्त हो गए हैं बचे हुए अमाउंट के, यह विधि क्या कहलाई, क्रिस्टलीकरण कहलाई। हमारे दैनिक जीवन में कुछ क्रिस्टल्स जैसे कि सेंधा नमक के क्रिस्टल्स, चीनी के क्रिस्टल्स, सेंधा नमक के क्रिस्टल्स, चीनी के क्रिस्टल, जो मिश्री या कैंडी शुगर बनाते समय निर्मित होते हैं। हिमकण भी क्रिस्टल होते हैं जो वायु में जलवाष्प के जमने से बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्रिस्टल देखे, एक तो सामान्यतः हमने हमारे घरों में सेंधा नमक होता है उसके क्रिस्टल होते हैं, चीनी के भी क्रिस्टल, वो जो दाने हम होते हैं वो क्रिस्टल ही है, और एक मिश्री, वो भी क्रिस्टल होते हैं। और हिमकण वो कैसे, जो वायु में जलवाष्प होती है वह जब जम जाती है तो भी वो भी हिमकण बनते हैं, वह भी क्रिस्टल का एक प्रकार है। यहाँ तक कि खिड़कियों पर तुषार या जो पाला गिरता है की परत भी तब बनती है जब जल वाष्प बर्फ के क्रिस्टलों में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं क्रिस्टलों के, जैसे कि ये सेंधा नमक, ये मिश्री, और यह तुषार जिसे हमने क्या बोला है, हिमकण। आगे देखेंगे, प्रयोगशाला में किसी संतृप्त विलयन को क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला गया है, क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। इस विधि का उपयोग उन घुलनशील ठोस पदार्थों के पृथक्करण के लिए किया जाता है जिनमें से एक पदार्थ की विलेयता एक निश्चित तापमान पर दूसरे पदार्थ की जो विलेयता होगी उससे कम होगी।
इस विधि का उपयोग ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। क्रिस्टलीकरण के द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया विभिन्न तापमानों पर पदार्थ की विलेयता में भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है। बेसिक क्या है क्रिस्टलीकरण के लिए? विभिन्न तापमानों पर विभिन्न पदार्थों की विलेयता के आधार पर क्रिस्टलीकरण आधारित है। जब दो पदार्थ किसी मिश्रण में मिले हुए हैं और एक निश्चित और उनके निश्चित तापमान उनकी विलेयता में अंतर होगा, या एक पदार्थ की विलेयता एक निश्चित तापमान पर दूसरे पदार्थ की विलेयता से क्या होगी? कम होती है, तो उस कंडीशन में हम उस मिश्रण से हम क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया करके उन्हें पृथक कर सकते हैं, जैसा कि एक अगले प्रयोग में बताया हुआ है। आइए क्रिस्टल बनाएं। कॉपर सल्फेट यहाँ पर क्रिस्टलीकरण के लिए प्रयोगशाला में किया गया प्रयोग देख रहे हैं हम, जिसमें क्या लिया है? कॉपर सल्फेट, जिसको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? नीला तोता का सैंपल लेते हैं। यदि कॉपर सल्फेट उपलब्ध ना हो तो उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? हम नमक भी ले सकते हैं। देखते हैं डायग्राम में हम, यह प्रैक्टिकल हमें बड़े की प्रेजेंस में करना चाहिए, किसी व्यस्त व्यक्ति की प्रेजेंस में करना चाहिए, क्योंकि इसमें तनु सल्फ्यूरिक एसिड डेंजरस होता है और कॉपर सल्फेट भी डेंजरस होता है। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? एक संतृप्त विलयन बना रहे हैं। क्या करेंगे? ट्राइपॉड स्टैंड लिया, बर्नर लिया, एक उष्मक लिया जिसके अंदर हमने जल डला हुआ है। अब कांच की छड़ लिए और ये एक बीकर है हमारे पास। इस बीकर में हमें क्या डालना है? जल लेना है और इसमें कितना ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है? 1 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है। जल लिया हमने, इसमें 25 ml जल है और 1 ग्राम इसके अंदर हमने क्या डाला है? कॉपर सल्फेट डाला है। इसके अंदर अब इसे हम धीमी आंच पे गर्म करते हैं और धीरे धीरे इस कांच की छड़ से मिक्स करते रहते हैं, विलोडित करते रहते हैं। फिर थोड़ी समय के बाद हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे डालते हैं। कैसा सल्फ्यूरिक एसिड? तनु सल्फ्यूरिक एसिड हमें यूज करना है, उसकी इसके अंदर हमने कुछ बूंदे डाली। तनु सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये एसिड को बताने का, ये एसिड को शो करने के लिए जनरली इस प्रकार से भी शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। तो तनु सल्फ्यूरिक एसिड की हमने इसमें कुछ बूंदे डाली, इसे गर्म करते रहे और मिक्स भी करते रहे। तनु सल्फ्यूरिक एसिड हम इसलिए इसमें कुछ बूंदे डालेंगे क्योंकि वह दूसरी अन्य जो भी रिएक्शन अभिक्रिया ना हो उसे वह रोकते रखता है और क्रिस्टल बनाने में सहायता करता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कॉपर सल्फेट ऐड करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे। तब तक मिलाते जाएंगे जब तक कि विलयन संतृप्त ना हो जाए। हमें दिखेगा कि अब इसमें जल ने कॉपर सल्फेट को घोलना बंद कर दिया है, या अब यह विलयन किस प्रकार का हो गया है? संतृप्त विलयन हो गया। तब हम इसमें कॉपर सल्फेट डालने को बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे? इसमें कुछ अघुलनशील अशुद्धियां रहेगी, जिसे हम ये कीप की जो दूसरा अरेंजमेंट दिख रहा है, ये सॉल्यूशन यहाँ पे अब हमारे पास रेडी है जो कि संतृप्त है। इसे हम एक कीप के द्वारा एक साफ बीकर में स्टैंड पे लगा के इसे हम छान लेते हैं। इसे हम छान के यहाँ नीचे विलयन प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमें विलयन प्राप्त हो गया है, ठीक है। ये जो मिला है, अशुद्धियां ऊपर रह गई है फ्लास्क में। अब क्या करेंगे? ये जैसे ही हमें यहाँ पे ये विलयन प्राप्त हुआ, इसके ऊपर हम यहाँ पे एक वॉच ग्लास से इसको ढक देंगे। हमने इसे क्या करा? बीकर में एकत्रित कर लिया है और इसे अब वॉच ग्लास से ढक दिया है।
थोड़ी देर के लिए अब हम इसे ऐसे ही बिना डिस्टर्ब करे ढका हुआ रखे रहने देंगे और इसे अब धीरे धीरे ठंडा होने देंगे। धीरे धीरे ये ठंडा होने में क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट के यहाँ पे हमको कण मिल जाएंगे। ये हमें क्या मिल गया है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का निस्यंद मिल गया है हमें, ये कॉपर सल्फेट का, जिसे अब हम एक पेट्री डिश में खाली कर लेते हैं या एक वॉच ग्लास में खाली कर लेते हैं। तो जो क्रिस्टल अब हमें यहाँ पे मिले हैं वह किसके हैं, ब्लू कलर के नीला थोथा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं। तो इस प्रकार से क्रिस्टलीकरण के द्वारा हमने जल के अंदर जो कॉपर सल्फेट मिलाया था, जो जल और कॉपर सल्फेट का विलयन बना था, उसमें से हमने कॉपर सल्फेट को पृथक कर लिया। आगे देखेंगे, अगला प्रयोग दिया हुआ है यहाँ पे। आइए एक प्रक्रिया का वर्णन करें। क्रियाकलाप, अगला क्रियाकलाप है जिसमें क्या बताया है कि समुद्री जल से नमक के क्रिस्टल किस प्रकार प्राप्त किए जाएंगे। तो समुद्री जल, संतृप्त विलयन और फिर उससे नमक के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे, जिस प्रकार से अभी हमने क्रिस्टलीकरण की विधि करी। यहाँ एक जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है। हम क्रिस्टलीकरण और क्रिस्टल की बात कर रहे हैं जो हम प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे एक जनरल इंफॉर्मेशन दी है जो प्रकृति में पाए जाने वाले क्रिस्टल के बारे में है। यह है स्फटिक और यह गुफाओं में नॉर्मल रूप से पाए जाने वाले क्रिस्टल हैं। क्रिस्टल्स विभिन्न स्थानों जैसे खदानों, गुफाओं, यहाँ तक कि भूपर्पटी में भी देखे जा सकते हैं। इसका एक उदाहरण सोहरा, मतलब कि चेरापूंजी की जगह सोहरा में स्थित माव समाई गुफा है। माव सवाई की गुफा में आकर्षक प्राकृतिक संरचनाओं के लिए यह विख्यात है, जैसे कि ये स्फटिक, ये दूसरा स्फटिक जिसको हम क्वार्ट्ज बोलते हैं, यह भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्रिस्टल होते हैं। अभी हम क्रिस्टलीकरण की बात कर रहे हैं, क्रिस्टल्स को देख रहे थे, इसीलिए यहाँ पे एक फैक्ट क्रिस्टल के बारे में हमें बताया गया। जब हम किसी विलयन से विलायक को वाष्पित होने देते हैं, जैसे कि अभी हमने कॉपर सल्फेट के और जल के विलयन में से हमने उसका विलायक जो जल था उसको वाष्पित होने दिया और क्रिस्टलीकरण के द्वारा कॉपर सल्फेट को प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर अब हमें उस विलायक को भी प्राप्त करना है तो अब हम उस प्रक्रिया में क्या करेंगे, मतलब हमें पृथक्करण तो करना है लेकिन हमें विलायक भी चाहिए और विलयन भी चाहिए, विलय भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। तो उस प्रक्रिया के लिए क्या किया जाता है, उस प्रक्रिया के लिए आसवन का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण के बाद यह आसवन पृथक्करण की, मिश्रण के पृथक्करण की दूसरी विधि है। इसमें देखते हैं हम कि दो मिश्रणीय द्रवों के समांगी मिश्रण को गर्म करके पृथक किया जा सकता है। गर्म करने पर कम क्वथनांक वाला, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। दो समांगी मिश्रण है, द्रव है, ठीक है। अब इनको, अब दोनों को हमको अलग अलग प्राप्त करना है। दो लिक्विडों को मिलाया है, यहाँ पे दो द्रवों को मिलाया। अभी हमने एक द्रव था और एक ठोस को मिलाया था और क्रिस्टलीकरण से उनको एक को प्राप्त किया था। अब यहाँ पे हमें दोनों ही चाहिए, तो हम आसवन विधि का प्रयोग करेंगे जिसके अंदर द्रवों के समांगी मिश्रण को हमें अलग करेंगे। वह किस बेसिस पे कार्य करता है आसवन, क्योंकि हमने यह पढ़ा है कि हर एक द्रव का एक निश्चित क्वथनांक होता है, ठीक है। पिछली कक्षाओं में हम ये जान चुके हैं कि हर एक द्रव का एक निश्चित क्या होता है, क्वथनांक। क्वथनांक मतलब वह तापमान जिसपे कि वह द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगे। हर द्रव का एक निश्चित क्वथनांक होता है। अब क्या होगा कि गर्म करने पर कम क्वथनांक वाला द्रव वाष्पित हो जाता है, उत्पन्न वाष्प को ठंडा किया जाता है जिससे वह पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाती है और एक द्रव उसमें ही, जिस भी पात्र में हमने ले रखा है बीकर में, उसी में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यह दो विलय और विलायक हमें अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। यही आसवन का, यही प्रक्रिया आसवन कहलाती है। इसमें ऐसे द्रवों को पृथक किया जा सकता है कि जिनके क्वथनांकों में कम से कम कितना डिफरेंस हो,
कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो। इस विधि का उपयोग विलयन से द्रव को प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें ठोस घुलनशील पदार्थ हो। जैसे कि अभी हमने कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया, कॉपर सल्फेट को अलग किया, वहां पे हम जल को भी प्राप्त कर सकते हैं आसवन के द्वारा। इस प्रक्रिया में कम क्वथनांक वाले द्रव की वाष्प को एक संघनित कंडेंसर से प्रवाहित किया जाता है, जहां उसे सामान्यतः जल की धारा अथवा वायु के द्वारा ठंडा किया जा सकता है। जो भाप हमने एकत्र करी है एक कम क्वथनांक वाले द्रव की, उसे हम एक संघनन विधि के द्वारा वापस द्रव रूप में पाएंगे। उसे हम क्या करेंगे, संघनित्र से गुजारेंगे, जिसे कंडेंसर बोला जाता है। और उस कंडेंसर पर हम क्या करेंगे, सामान्य जल की धारा या वायु के द्वारा उस पर डाला जाता है, जिससे कि वह वाष्प क्या होने लग जाती है, वाष्प अब ठंडी होने लग जाती है और फाइनली वह शुद्ध द्रव के रूप में संघनित हो जाती है। हमको संघनन की प्रक्रिया पता है, हमने वर्षा चक्र भी देखा है। तो वाष्प का ठंडा होके पुनः जल के रूप में बन जाना या द्रव के रूप में बन जाना ही संघनन कहलाता है। अभी जो शुद्ध द्रव बनता जा रहा है उसे हम क्या करेंगे, एक पृथक पात्र में एकत्रित कर लेते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित ठोस अथवा अन्य द्रव आसवन फ्लास्क में ही रह जाते हैं। तो यह दो अलग अलग हमें उस मिश्रण के घटक प्राप्त हो गए, विलय और विलायक दोनों अलग अलग प्राप्त हो गए। आसवन की प्रक्रिया बेसिक संघनन के रहती है। पहले उसमें क्या होता है, द्रव है, हमने इसे गर्म किया, ये क्या बन गया, अब वाष्प बन गया एक क्वथनांक पर। ठीक है, अब यह वाष्प द्रव के रूप में वापस से कन्वर्ट हो जाएगी जब हम उसे ठंडा करेंगे, शीतल करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, संघनन। तो यह आसवन पृथक्करण के जो है ये उसका बेसिक थ्योरी है, बेसिक सिद्धांत है। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, पूरा ये सेटअप बताया गया है कि आसवन की विधि की व्यवस्था कैसी होती है। यह हम हमारे स्कूलों की जो प्रयोगशाला होती है वहां पे भी देख सकते हैं। जैसा कि हमें पता है यह एक नेट मैश है, तार की जाली है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये बर्नर है जिससे कि हमें गर्मी मिलती है या तापमान मिलता है। यह एक, ये जो फ्लास्क है ये डिफरेंट टाइप की इस तरह की, इस फ्लास्क को बोला जाता है, यहाँ से ओपन रहती है ये फ्लास्क। ये जो डिफरेंट टाइप की फ्लास्क है इसे बोला जाता है आसवन फ्लास्क। इसमें आसवन की विधि कराई जाती है। और ये स्टैंड है जिसकी हेल्प से, ये वाला स्टैंड, इसकी हेल्प से इसको फिक्स करके रखा जाता है। अब हमने बात किया था कि इसमें एक संघनित्र में हम उस वाष्प को ले जाके ठंडा करते हैं, तो यह वह संघनित्र है जो कि एक स्टैंड के द्वारा यह भी फिक्स है। और एक अलग से फ्लास्क जो यह संघनित्र ठंडा होगा और वाष्प द्रव में कन्वर्ट होगी तो वह यहाँ पर एकत्र हो जाएगा। ये जो ऊपर का हिस्सा है यह क्या है, जल प्रवेशिका। ये संघनित्र में, जल संघनित्र में जल के द्वारा वाष्प को ठंडा किया जा रहा है। जैसे अब आसवन विधि के द्वारा हम किसको, एसीटोन और जल के मिश्रण को अलग कर रहे हैं। अभी हमने जो ये व्यवस्था पूरी देखी, इसमें हम देखेंगे कि अब टेम्परेचर यहाँ पे चालू हो गया और यहाँ पे ये मिश्रण किसका है, ये है एसीटोन और जल का मिश्रण है। दोनों समांगी मिश्रण है। अब हमें इसमें जल को भी प्राप्त करना है और एसीटोन को भी प्राप्त करना है। तो हमने आसवन विधि का प्रयोग किया, इसे गर्म कर रहे हैं। क्वथनांक जिसका कम क्वथनांक है एसीटोन और जल में से, वह वाष्प बन के पहले ऊपर उठने लगेगा। तो एसीटोन और जल में से एसीटोन जो होता है उसका क्वथनांक कम होता है, तो वह पहले वाष्प बन के ऊपर उठने लगेगा और उसे हम
इस वाष्प को इस संघनित्र में डाल भेजते हैं। यह संघनित्र जल संघनित्र है, तो यहाँ पे ठंडा जल भरा हुआ रहता है जो कि इस वाष्प को ठंडा करता है और संघनन की क्रिया होती है। अब संघनन की क्रिया हुई मतलब कि ये वाष्प किस में कन्वर्ट हो गई है, पुनः द्रव में परिवर्तित हो गई, जिसे हमने एक अलग से साफ फ्लास्क में कलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ जो द्रव हमें मिला है, ये जो मिल रहा है द्रव, ये क्या है, ये एसीटोन है। तो अब एसीटोन हमें यहाँ प्राप्त हो गया और जल इस फ्लास्क में बचा रह गया। तो दोनों विलय और विलायक यहाँ पे अलग अलग आसवन की विधि के द्वारा हो गए। नेक्स्ट देखेंगे, टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे कि एसीटोन कितने डिग्री पर उबलता है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। जल का हमें पता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो ये जो क्वथनांकों में डिफरेंस है, इसका प्रयोग करके हमने आसवन के द्वारा दोनों विलय और विलायक को समांगी मिश्रण से अलग कर लिया। भारत का वैज्ञानिक योगदान दिया हुआ है यहाँ पर। आसवन की प्रक्रिया का उपयोग लंबे समय से विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है, जिसमें पुष्पों से सुगंधित पदार्थों का निष्कर्षण करना, मतलब कि क्या बनाना, इत्र बनाना। इत्र भी किसके द्वारा बनाया जा रहा है, आसवन के द्वारा बनाया जाता है। अभी तो नई नई और भी कुछ टेक्नोलॉजीज आ गई है, पर बेसिकली इत्र आसवन के द्वारा बनाया जाता है। जब पहली वर्षा के पश्चात मिट्टी से एक सौंधी सी सुगंध का हमने अनुभव किया है, इस मनमोहक सुगंध को संकलित कर सौंधी सुगंध वाला मिट्टी का इत्र तैयार किया जाता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। यह इत्र एक पारंपरिक आसवन विधि के द्वारा बनाया जाता है। इत्र बनाने की इस विधि को देग भाप का विधि बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जो हम मिट्टी, पहली बारिश होती है और मिट्टी से एक सुगंध हमें बहुत अच्छी लगती है, सौंधी सी, उसी का प्रयोग सौंधी इत्र बनाने के लिए किया जाता है और उसमें आसवन की विधि का प्रयोग किया जाता है। और नाम क्या है, उसको दिया है देग भाप का विधि। देग भाप का विधि, यहाँ पे ये देग भाप का विधि का पिक्चर दिया हुआ है। आगे देखेंगे, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। हमने बहुत सी रिफाइनरीज सुनी है, हमारे देश में बहुत सारी यूनिट्स हैं जो पेट्रोलियम परिशोधन का कार्य करती हैं। यह एक औद्योगिक इकाई है जहां कच्चे तेल को संसाधित कर विभिन्न उपयोगी पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। मतलब हमारे अर्थ से डायरेक्ट हमको पेट्रोल डीजल नहीं मिल जाता, हमें वो किस रूप में मिलता है, क्रूड ऑयल के रूप में। यहाँ ये जो पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पाद हो रहा है, धरती से क्रूड ऑयल को निकाला जा रहा है। वैदिक विज्ञान के अनुसार हम यहाँ इस तथ्य का, इस प्रक्रिया का को गलत बताते हैं, इसका खंडन करते हैं, क्योंकि हम ये पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और हमारे वैद ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये जो क्रूड ऑयल होता है, यह ईश्वर ने इसकी रचना पृथ्वी के अंदर इसलिए करी है कि वह पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करे। मतलब क्रूड ऑयल का काम हमारे पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करके रखना है, उसे कम करके रखना है। हम जैसे जैसे ही क्रूड ऑयल को बाहर निकालते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ते जा रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग नाम दे रहे हैं। इसीलिए क्रूड ऑयल को पृथ्वी से निकालना और उससे बने हुए जो अन्य उत्पाद है उनका प्रयोग करना हमें बंद करना होगा, सीमित करना होगा। आगे देखेंगे कि पेट्रोलियम उत्पाद उपयोगी गैसें और द्रवों के मिश्रण है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल इत्यादि। अपरिष्कृत पेट्रोलियम पृथ्वी की भूपर्पटी से निकाला जाता है और इसे प्रभाजी आसवन के प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रभाजों में पृथक किया जाता है। यहाँ पे भी क्रूड ऑयल, हमें पता है कि क्रूड ऑयल जो होता है, इसका क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा।
इसके अंदर जो अलग अलग घटक हैं उनको अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पूरा सेटअप बताया गया है जिसमें पेट्रोलियम परिशोधन होता है, मतलब कि क्रूड ऑयल से अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल। और यह प्रभाजी आसवन का, यहाँ से यह अपरिष्कृत तेल को पृथ्वी से निकाला गया और ये प्रभाजी आसवन के लिए डाल दिया गया। तो इसमें जो अलग अलग घटक है उनका सबका क्वथनांक अलग अलग है, जैसे कि बिटुमेन, स्नेहक तेल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, इनके ये जो अलग अलग घटक है इनका सबका तापमान अलग अलग है। तो ये अलग अलग तापमान पे इनका ये क्वथनांक अलग अलग है, तो उस निश्चित क्वथनांक पर यह अलग अलग वाष्प बनने लगेंगे और इन्हें आसवन की विधि के द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। एक बार फिर से कहूंगी कि क्रूड ऑयल या उसके उत्पादों को का उपयोग हमें बंद करना होगा, सीमित करना होगा, तभी हम हमारी आगे आने वाले समय पीढ़ियों के लिए यह जैव संसाधन और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखेंगे और उन्हें ऐसा वातावरण दे पाएंगे कि वह निरोगी रहे। आगे देखेंगे अब हम कागज वर्णलेखी। कागज वर्णलेखी भी मिश्रण में से उसके घटकों को, विलय और विलायक को अलग करने की एक टेक्निक होती है जिसे हम वर्णलेखिकी को बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। और क्योंकि ये कागज वर्णलेखिकी है तो ये हो जाएगी पेपर क्रोमेटोग्राफी। उच्च कक्षाओं में आप लैब में, प्रयोगशाला के अंदर क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट, क्रोमेटोग्राफी की सेटअप्स देखेंगे जहाँ पे और भी दूसरे टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है और उसके द्वारा पदार्थों का सेपरेशन करेंगे और भी स्टडी करेंगे। अभी हम जनरल देखते हैं कि कागज वर्णलेखिकी क्या होता है। उसके पहले हम वर्णलेखिकी शब्द को देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी शब्द दो ग्रीक भाषाओं किससे मिलके बना है? क्रोमा और ग्रेफीन से मिलके बना हुआ है, जिसका अर्थ क्रमशः रंग एवं लिखना होता है। क्रोमा का अर्थ क्या है? रंग, और ग्रेफिन का मतलब है लिखना। इसका वास्तविक अर्थ क्या हुआ? रंग से लिखना है। क्योंकि प्रारंभ में इसका उपयोग रंजकों एवं स्याहियों जैसे रंगीन पदार्थों के पृथक्करण के लिए किया जाता था। सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी या कागज वर्णलेखिकी का प्रयोग किस लिए किया गया? रंजकों और स्याहियों को पृथक करने के लिए किया जाता था। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि अगर हम कागज पे स्केच पेन से कुछ लिखा हुआ है या डॉट बना हुआ है और उस पर पानी की एक बूंद गिरती है तो क्या हो जाता है? हम क्या देखते हैं कि वह कलर फैल जाता है। यदि स्केच पेन काले रंग का है तो अलग अलग रंग फैल सकते हैं। ये प्रयोग आप घर पे करके देखिए। एक प्लेन कागज लीजिए और उस पे स्केच पेन से एक डॉट बनाइए और उस पे पानी की बूंद एक गिराइए तो देखेंगे हम कि कलर वह फैल जाता है। यह एक कागज वर्ण लेखिकी का यहाँ पर सेटअप बना हुआ है जिसमें कि एक वर्ण लेखन पत्र, क्रोमेटोग्राफी के लिए जो पेपर यूज किए जाते हैं वह डिफरेंट टाइप के होते हैं। नॉर्मल जो हमारी नोटबुक्स में या हमारी जो उत्तर पुस्तिकाएं होती है उसके अंदर वह वाले कॉपी में जो पेजेस होते हैं वह नहीं होते हैं, वर्ण लेखन पत्र होते हैं। क्या करना है? एक वर्ण लेखन पत्र लेना है और उस पर एक पेंसिल से ये इस प्रकार से एक रेखा खींच देनी है। आप क्या करेंगे? ये एक हमने वर्ण लेखन पत्र लिया और उस पे पेंसिल से हमने ये एक रेखा खींच दी। अब इस रेखा के बीच में हम इंक का एक ये इस प्रकार से एक बिंदु बना देते हैं। अब ये फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं? एक गैस जार लेंगे या फिर एक बड़ा सा फ्लास्क या बीकर लेंगे
जिसमें हम नीचे के तल तक, नीचे नीचे बस तल में क्या भरेंगे, हम जल भरते हैं। जल लिया हमने। अब ये जो पेपर हमारे पास था जिसमें हमने स्याही का बिंदु लगा रखा है, उस पेपर को इस फ्लास्क में या जार जो भी हमने लिया है उस पे इस प्रकार से सेट करेंगे कि ये पेपर इसमें पूरा न जाए, डूबे, और जो पेपर का लास्ट पॉइंट है, जो एंड इसका किनारा है, वह ही जल को टच करे। यह यहाँ बिंदु तक नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये दिख रहा है हमको पेपर का एंड पार्ट, आखिरी हिस्सा, और ये जल भी ये यहाँ तक ही है बस। तो इस प्रकार से इसका सेटअप होना चाहिए पेपर और जल बीकर या फ्लास्क के अंदर के जल का, कि वह पेपर के एंड पॉइंट को जल की सतह टच कर पाए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम आगे अब देखेंगे कि क्या परिवर्तन हो रहा है। जल स्तर का कागज पर ऊपर चढ़ते समय क्या परिवर्तन, अब इस पेपर के थ्रू ये जल क्या होगा, ऊपर की साइड चढ़ेगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि क्या परिवर्तन हो रहा है। क्या देख पाएंगे हम कि जैसे जैसे जल ऊपर चढ़ता जाता है तो स्याही भिन्न भिन्न रंगों के धब्बों के रूप में अथक अलग पृथक हो जाएगी। मान लें यहाँ पे एक बिंदु बन गया, थोड़ी देर बाद जल यहाँ तक आया, यहाँ पे एक बिंदु बन गया, जल यहाँ तक ऊपर आया, यहाँ तक एक, यहाँ पे एक बिंदु बन गया। इस प्रकार से यहाँ पर हमें अलग अलग बिंदु इस पेपर पे धब्बे के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। इसी विधि को, पेपर के मिश्रण के घटकों को इस प्रकार पेपर पे या कागज पे पृथक करने की विधि को ही क्या बोला गया है, कागज वर्णलेखिकी बोला गया है। अब कागज वर्णलेखिकी के लिए यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया है, यहाँ पे हमने प्रयोग किया है जल। पर जरूरी नहीं है कि हर प्रकार के मिश्रण को, इसको घटकों को पृथक करने के लिए हम जल का प्रयोग करें। यहाँ पे कभी अल्कोहल भी यूज हो सकता है, कभी एसीटोन भी यूज हो सकता है। वह डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का सैंपल यूज कर रहे हैं। इस विधि में घटकों को पृथक करने हेतु इन घटकों की विलायक तथा कागज के साथ क्या होती है, अंतर क्रिया होती है। द्रव विलायक पदार्थों को कागज पर ऊपर की ओर ले जाता है और उनकी गति में अंतर के आधार पर इन्हें पृथक कर देता है। अब यहाँ पे जल ऊपर की ओर इस पेपर के द्वारा चल रहा है, और इसमें जो अलग अलग घटक है उनकी गति इस पेपर पे अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे उनकी गति के हिसाब से वो बढ़ते जाते हैं तो वह अब यहाँ पे अलग अलग जगह एक बिंदु के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे हम काली स्याही के स्थान पर किसी प्रकार के खाद्य रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। अन्य विलायकों का नाम वही अल्कोहल अथवा विलायकों के मिश्रण की भी आवश्यकता हो सकती है। यहाँ पे हम जल के अलावा अल्कोहल का प्रयोग भी कर सकते हैं। नमक के विलयन से नमक को वाष्पीकरण अथवा आसवन के द्वारा पृथक किया जा सकता है क्या, यहाँ पे सत्य असत्य बोला है, नहीं। आसवन का उपयोग उन दो द्रवों को पृथक करने में भी किया जा सकता है जिनके क्वथनांक समान हो, नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, आसवन की विधि तब होगी जब उनके क्वथनांक में कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो। कागज वर्ण लेखिकी में प्रयोग के आरंभ में विलायक का जो स्तर है वह प्रतिदर्श बिंदु से ऊपर होना चाहिए, नहीं। हमने अभी देखा था हमारे सेटअप में कि जल का स्तर यहाँ नीचे तक था और यहाँ पे सिर्फ पेपर टच हो रहा था और बिंदु यहाँ पे बना था, तो यह बिंदु पानी में डूबा हुआ या जो विलायक है उसमें डूबा हुआ नहीं होना चाहिए, तभी पृथक्करण की विधि सही तरीके से होगी। आगे देखेंगे कि हम विषमांगी मिश्रणों को के घटकों को किस प्रकार पृथक पृथक कर सकते हैं। अभी हमने किसका देखा था, समांगी मिश्रण का। ठीक है, समांगी मिश्रण का क्या क्या हुआ था उसमें, एक तो क्रिस्टलीकरण हुआ, ठीक है, दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ आसवन,
और फिर एक और क्या यूज किया गया, क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखिकी। अब हम किस प्रकार का पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं विषमांगी मिश्रकों का पृथक्करण, दो अमिश्रणीय द्रवों का पृथक्करण। अब दो अमिश्रणीय द्रवों का मतलब द्रव ऐसा विलयन बना हुआ है जिसमें दोनों घटक क्या है, द्रव है, और वह अमिश्रणीय मतलब कि विषमांगी है। जैसे कि हम उदाहरण ले लें, पानी के अंदर तेल का मिला हुआ होना, ठीक है, या पानी के अंदर दोनों द्रव है ना, तो हाँ, पानी के अंदर तेल का मिला हुआ होना। तेल और जल इस कंडीशन में क्या करेंगे, पृथक परतें बनाते हैं और परस्पर मिश्रित नहीं होते हैं, इन्हें अमिश्रणीय द्रव द्रव कहते हैं। इसी प्रकार रेत और जल परस्पर में मिश्रित नहीं होते और न ही लोहे की छीलन अथवा गंधक परस्पर मिश्रित होते हैं। ये सभी विषमांगी मिश्रणों के उदाहरण हैं। लेकिन हम यहाँ किस प्रकार की बात कर रहे हैं, दो द्रवों की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने उदाहरण लिया तेल और जल का। आगे क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे प्रैक्टिकल बताया हुआ है। एक कीप ले लेते हैं, यह कीप है, कीप स्पेशल, जैसे हमने आसवन फ्लास्क देखा था ना, उसका स्ट्रक्चर स्पेशल था, अलग, मतलब वह आसवन फ्लास्क था, वह आसवन विधि के लिए ही बना था। यह भी इसी प्रकार एक पृथककारी कीप है। ये जो कीप है ये किस प्रकार की है, यह पृथककारी कीप है, यह सेपरेशन के काम के लिए ही प्रयोग की जाती है। अब इसमें क्या करेंगे हम, 50 ml वाली पृथककारी कीप में 5 ml सरसों का तेल हमने इसमें क्या मिला दिया, 5 ml सरसों का तेल मिला दिया, और 20 ml हमने इसमें क्या डाल दिया, जल डाल दिया। ठीक है, ये येलो येलो सरसों का तेल है। अब इस जो ये पृथककारी की कीप होती है, इसमें क्या लगी होती है, यहाँ पे स्टॉप कॉक लगी होती है। इसको खोलते हैं, बंद करते हैं, तो यहाँ इससे होके जाने वाली किसी भी तरल पदार्थ का इसके द्वारा यहाँ पे नियंत्रण किया जाता है। अब हमने यहाँ पे इस कीप में दोनों को मिला दिया, थोड़े समय के लिए ऐसे स्टेबल छोड़ देंगे। फिर अब हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे एक नीचे बीकर लगा देते हैं, शंक्वाकार फ्लास्क लगा दिए, ठीक है। अब हम इस स्टॉप कॉक को धीरे धीरे थोड़ा सा खोलते हैं, जिससे कि जो जल होगा वह कहाँ आ जाएगा, शंक्वाकार फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा। फिर स्टॉप कॉक को वापस बंद कर दो। जब हम जल, हमें यहाँ फ्लास्क में दिख रहा है, कीप में हमें नजर आ रहा है कि जल ये यहाँ तक है, ये मिश्रण अमिश्रित है। तो जैसे ये जल यहाँ पे इसमें आ जाए, हमें अब इस स्टॉप कॉक को क्या वापस से बंद कर देना है, जिससे कि इसके अंदर जो और भी पदार्थ बचा हुआ है या द्रव बचा हुआ है वह अब इस फ्लास्क में नहीं आएगा। जब जल लगभग पूर्ण रूप से निकल जाए तो पृथककारी कीप का स्टॉप कॉक बंद कर दीजिए। अब इसके थोड़े से भाग जिसमें दोनों द्रव मिले हो सकते हैं को एक अलग से एकत्रित कर लीजिए। अब स्टॉप कॉक को पुनः खोल लो। पहले हमने जल अलग कर लिया, और ये वाली जो लेयर हो सकती है वह संभवतः हो सकता है कि उसमें थोड़ा तेल भी मिला हो और थोड़ा जल भी मिला हुआ। तो अब इस इतने पार्ट को हमको फिर से एक अलग से एक बीकर में या फ्लास्क में ले लेना है, फिर एक और फ्रेश फ्लास्क लगाना है और स्टॉप कॉक को खोल देना है। तो अब वह तेल भी उस शंक्वाकार फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। अब फाइनली हमारे पास दोनों पृथक जो अमिश्रणीय द्रव थे वह द्रव पृथक हो गए हैं। ये अभी हमने किसकी बात करी, एक विषमांगी मिश्रण या अमिश्रण के अंदर द्रव द्रव, उसके घटक क्या थे, द्रव द्रव। अब मान लीजिए कि हम गैस का प्रयोग करते हैं, जिसमें ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें कि एक घटक क्या हो, गैस हो। हम क्या जानते हैं कि गैस के कण सभी दिशाओं में गति करते हैं, वह सभी दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और अन्य गैसों के साथ अगर गैस गैस मिश्रण बना हुआ है तो वह अन्य गैसों के साथ भी कैसा मिश्रण बनाते हैं, समांगी मिश्रण बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। और दूसरी ओर ये अभी हमने कैसा देखा, गैस गैस का, गैस गैस का,
ये किस प्रकार का होगा? गैस गैस का समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, ये समांगी मिश्रण होगा। लेकिन अगर हम अब धुएं की बात करें तो धुआं क्या है? वायु में निलंबित ठोस के कण है। ठीक है, धुएं की बात करें या अब हम कोहरे की बात करें तो वायु में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदें। तो ये दोनों गैस गैस नहीं है, यह क्या होंगे? यह होंगे विषमांगी मिश्रण है, जिनका एक घटक क्या है? गैस है। ठीक है, यहाँ पे जल है और यहाँ पे ये निलंबित ठोस कण है। ये अब दोनों क्या है? जल की सूक्ष्म बूंदें और वायु में धूल के कण कुछ ऐसे विषमांगी मिश्रण हो जाएंगे। आगे देखेंगे हम कि अधिकांशतः ठोस में से ठोस पदार्थ के मिश्रण कैसे होते हैं? विषमांगी होते हैं और इन्हें पृथक करने की विधि भी सरल होती है। जैसे कि हमने कक्षा 8 में भी अध्ययन किया था कि हमने अभ्रक और लोहे को अलग किया था, उसके मिक्स को, या लकड़ी के बुरादे में से लोहे की कीलों को हम किस प्रकार से अलग कर लेंगे? चुंबक की सहायता से अलग कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा भी ठोस और ठोस के मिश्रणों को पृथक करने की कुछ और अन्य तकनीकें होती हैं। ठोस और ठोस इस प्रकार का मिश्रण है, तो इसको अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होगी? एक ऊर्ध्वपातन। अब इसमें क्या करना है हमको? एक पीसे हुए कपूर और रेत का मिश्रण लीजिए। कैसा मिश्रण बनाइए? कपूर ठोस, पिसा हुआ कपूर और रेत का मिश्रण लिया। इसे हम एक शुष्क चीनी मिट्टी के बर्तन में रख देते, साफ धुली हुई चीनी मिट्टी के बर्तन पे हम रख देंगे और उसे तार की जाली का उपयोग करते हुए ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम रख देते हैं। ये ट्राइपॉड स्टैंड है। अब बर्नर की सहायता से इसे हम क्या कर रहे हैं? गरम कर रहे हैं। ये जाली बर्नर की सहायता से क्या हो रही है? सॉरी, ये मिट्टी की प्याली बर्नर की सहायता से गर्म हो रही है। अब ये जो हमने कांच का बर्तन, चीनी का या कांच का जो बर्तन लिया है, इस पे हम कांच की कीप को इस प्रकार से उल्टा, ये क्या है? ये है कांच की कीप। इसे हम कांच की कीप पे उल्टा रख देंगे और इसका जो पीछे का ओपन पोर्शन है, यहाँ पे क्या लगा दी गई है? यहाँ पे लगा दी गई है रुई। रुई लगा दी गई है। अब इसे हमने गर्म करना स्टार्ट किया। थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो कीप की भीतरी दीवार है, दिख रही है कीप की भीतरी दीवार? इसमें हमको व्हाइट व्हाइट कलर का ये कुछ पदार्थ नजर आ रहा है जो इस कीप पे जम गया है। ठोस पदार्थ हमें यहाँ नजर आ रहा है जो इस कीप की दीवार पे जम गया है। तो यह ठोस क्या है? यह एक यही वह कर्पूर है जो इस प्लेट में मिक्स करा हुआ था। श्वेत ठोस कपूर निक्षेपित हो जाता है, जबकि रेत कहाँ रह जाएगी? चीनी मिट्टी की प्याली में ही रह जाती। तो इस प्रकार से ठोस ठोस अलग हो गए। यहाँ पे कपूर आ गया और यहाँ पे रेत अंदर ही रह गई। अब कपूर का ठोस से द्रवित हुए बिना ही गैस बन जाना। क्या किया यहाँ पे कपूर ने? कपूर गर्म हुआ तो डायरेक्ट क्या अवस्था में आ गया? फिर से कर्पूर कैसी अवस्था है? ठोस है। ठीक है, अब इसको अपन ने क्या किया? गर्म किया। ये गर्म करने का वो है। अब इसे हमने गर्म किया तो यह गर्म से डायरेक्ट किस स्टेज में आ गया है? यह वाष्प अवस्था में आ जाता है। बीच में इसे क्या होना चाहिए था? ठोस से पहले द्रवित होना चाहिए था। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें एक निश्चित तापमान दिया जाता है, तो वह ठोस से डायरेक्ट वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। उस इस विधि को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधन। आगे देखेंगे, इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। शीतलन पर वाष्प बिना द्रव बने पुनः ठोस में संघनित हो जाना। अब ये जो वाष्प यहाँ पे बनी हुई है, यह पुनः, इसे अगर हम ठंडा करेंगे तो ये द्रव नहीं बनेगा, पुनः वापस ठोस मतलब कि कपूर में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसे निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। अतः कपूर
ऊर्ध्वपातित होकर रेत से पृथक हो जाता है, क्योंकि रेत गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित नहीं होती है। तो अब हमने यहाँ पे ठोस ठोस का मिश्रण था, जैसे कि कपूर और रेत का, तो हमने उसे ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया, जिसका सेटअप ये हमें दिख रहा है। एक तो कपूर हो गया ऊर्ध्वपातन विधि से अलग होना, और दूसरा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊर्ध्वपातित होती है। इसे क्या बोला जाता है? ड्राई आइस या शुष्क बर्फ बोला जाता है, जिसका प्रयोग आइसक्रीम के भंडारण में भी किया जाता है। क्या एक धातु को किसी दूसरी धातु में विलय करना संभव है? हाँ, संभव है। हमने बहुत सी पिछली कक्षा में मिश्र धातु के बारे में पढ़ा है। आगे देखेंगे, सामान्य ताप पर धातुएं एक दूसरे में विलय नहीं होती है, तथापि जब धातुओं को उच्च तापमान पर पिघलाया जाता है तो वे आपस में मिलकर एक विलयन बना सकती है। जब ऐसी दो अथवा दो से अधिक धातुएं के गर्म मिश्रण को ठंडा किया जाता है तो एक नए ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है, और वह वह धातु जैसा ही होता है, और उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है मिश्र धातु। मतलब कि दो या दो से अधिक धातुओं को अथवा एक से अधिक धातुओं को अगर उच्च तापमान पे पिघलाया जाए और फिर उन्हें मिक्स किया जाए तो एक नई प्रकार का मिश्रण बन जाता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोला जाता है। मिश्र धातुओं का प्रयोग प्रायः जंगरोधी पदार्थों के निर्माण में या प्रबल और अधिक दृढ़ धातु बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ मिश्र धातुएं जैसे कि पीतल, कांसा, स्टील, जिनके हमारे घर में स्टेनलेस स्टील बर्तन होते हैं। अब पीतल किससे मिलके बना होता है? हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, पीतल बना होता है कॉपर और जिंक से मिलके। तब हमने वहां पे सिर्फ पढ़ा था पिछली कक्षा में कि पीतल बनता है कॉपर और जिंक से मिलके। यहाँ हमें बताया गया है कि जब 80% कॉपर और 20% जिंक को आपस में मिक्स किया जाता है तो पीतल का निर्माण होता है। अब कांसा किससे बना होता है? कांसा बना होता है तांबा और टीन से। कांसा किससे बनेगा? तांबा और टीन से। यहाँ पे भी 80% तांबा और 20% टीन होगा, तब क्या बनेगा? कांसे का निर्माण होगा। स्टेनलेस स्टील में सामान्यतः आयरन तथा अन्य तत्वों जैसे कार्बन और क्रोमियम का प्रयोग, निकल का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ मिश्र धातुओं के नाम हैं, जैसे कि पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील। अब हमने एक प्रैक्टिकल देखा था सबसे शुरुआत में, चित्र 5.2। यहाँ इसको देखते हैं। उसमें क्या था? 3 बीकर थे, 1, 2 और ये 3 बीकर थे। ठीक है, इसमें जल और क्या था? नमक था। इसमें और जल और चॉक पाउडर था, और इसमें जल और दूध था। और फिर इसमें क्या किया था हमने? यहाँ से लेजर लाइट डाली थी। ठीक है, यहाँ से लेजर लाइट डाली गई तो हमने क्या देखा था? पहले जल और नमक का जो विलयन तैयार है, उसमें हमें विलयन के अंदर कोई प्रकाश जाते हुए नहीं दिखा था। सीधे हमने जो पीछे पर्दा एक तैयार किया था, वहां पे इसकी लेजर की फोकस हमें दिख रही थी। दूसरा, ये जल और चॉक का जो यहाँ पे मिश्रण था, उसमें हमने लेजर लाइट डाली थी तो क्या देखा था कि प्रकाश यहाँ पे फैल गया था। हमें अंदर विलयन में, मिश्रण में हमें प्रकाश का फैला होना दिखाई दे रहा था, और यहाँ पर्दे पे भी हमें बड़ा प्रकाश पुंज प्राप्त फैले हुए रूप में होता है। अभी जो जल और दूध का मिश्रण था, उस पे जब लेजर लाइट डाली गई तो इस पे भी हमें, इसके अंदर भी हमें यह प्रकाश का मार्ग दिखाई दिया, लेकिन चौक और जल वाले मिश्रण से कम फैला हुआ था। ये 3 हमने 5.2 में
देखे थे। ऐसे विषमांगी मिश्रण जिनमें ठोस कण घुलते नहीं हैं अपितु संपूर्ण माध्यम में विलंबित रहते हैं, वह क्या कहलाते हैं? निलंबन कहलाते हैं। निलंबन में अघुलनशील पदार्थ के कणों का आकार विलयन के कणों की अपेक्षा बड़ा होता है। किसी निलंबन के कण नग्न आंखों से दिखाई दिए जाते हैं। जल में निलंबित लकड़ी का बुरादा और जल में चाय की पत्ती निलंबन के अन्य उदाहरण हैं। हम जल से पंख को किस प्रकार, कीचड़, पंख मतलब क्या होता है? कीचड़ को किस प्रकार पृथक कर सकते हैं? अगर पंकित जल के पात्र को हम थोड़ी देर के लिए किसी पात्र में या कांच के पात्र में स्थिर रख देंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो भारी कण होते हैं वह नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम क्या देखेंगे कि अभी भी पानी कैसा दिख रहा है? हमें साफ नहीं दिख रहा है, वो दिख रहा है हमें मटमैला। फिर अगर हम इस पंकित जल को सूती कपड़े या निस्यंदक पत्र से छान लेंगे तो भी उस निस्यंदन पत्र या सूती कपड़े पे हमें कुछ अशुद्ध पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अभी भी हम क्या देखेंगे उस कांच के पात्र में कि वह जल अभी भी कैसा दिख रहा है? हमें मटमैला दिखाई दे रहा है। इससे क्या तात्पर्य हुआ कि जल को उसके अंदर जो सूक्ष्म कण है उनको पृथक करने के लिए निस्यंदन पर्याप्त नहीं है। तो अब इसे किस प्रकार साफ किया जाए? तो उसके ऐसी स्थिति में इन सूक्ष्म कणों को जल से अलग करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रण, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अपकेंद्रण का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार की, इसमें एक प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये जो ऐसी दिखती है, यहाँ पे इसमें ठीक से दिख रहा है, इसमें ये बाहर का दिखाया गया है और ये अंदर का है। इसमें ऐसी ट्यूब्स रखने के लिए होल्डर बना होता है जिसमें हमें जिस भी पदार्थ को, जिस भी मिश्रण को हमें सेपरेट करना है, जिसका सेपरेशन करना है, उसे इनमें डाल दिया जाता है और जो भारी कण होते हैं वह नीचे की ओर यहाँ पे एकत्र हो जाते हैं और जल या अन्य हल्का पदार्थ जो होगा वह ऊपर की तरफ हमें प्राप्त होगा। अब ये देखते हैं कि ये किस क्रियाविधि पे कार्य करता है। हम जानते हैं, हम फुगड़ी और किकली जो इस तरह से हम एक खेलते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। जब इस तरह से गोल घुमा जाता है तो हम क्या महसूस करते हैं कि कोई बल हमें बाहर की ओर खींच रहा है। तो इसी पे अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन भी कार्य करता है। मिश्रण को एक नलिका में तीव्र गति से घुमाया जाता है। अपकेंद्रण के समय नली कैसी हो जाती है? ये पूरी क्षैतिज हो जाती है। जब उसकी पूरी स्पीड पे वो पहुंच जाता है, स्पीड हम उसमें फिक्स करते हैं, वह उस इतनी स्पीड पे पहुंच जाएगा तो जो ट्यूब्स हमने यहाँ देखी थी वो पूरी ऐसी क्षैतिज हो जाएंगी। और अब अपकेंद्रीय बल जो भारी कणों को बाहर की ओर खींचता है। अपकेंद्रीय बल क्या होगा? वृत्तीय गति में घूम रही वस्तु पर बाहर की ओर लगने वाला बल। अब ये भारी कणों को बाहर की ओर खींचता है, जहां पे वे नलिका के तल पर एकत्र हो जाते हैं वहां पर वो बैठ जाते हैं, और जबकि हल्का द्रव कहाँ रह जाता है? ऊपर रह जाता है। तो अभी जो पंक जल हमारे पास था जिसको हमने थोड़ी देर छोड़ दिया तो भारी कण नीचे बैठ गए, फिर हमने उसको निस्यंद कर लिया तो फिल्टर पेपर पे या जो हमारा कपड़ा था उस पे और थोड़ा कचरा आ गया, लेकिन जल अभी भी हमें मटमैला दिख रहा है। उसमें अभी भी कोई सूक्ष्म कण अशुद्धि के रूप में है। इस प्रकार के मिश्रण से सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा या अपकेंद्रण के द्वारा हम सूक्ष्म कणों को पृथक करते हैं। ये जिस ट्यूब्स की बात की थी कि इसमें वो जल डाल दिया जाएगा और ये ट्यूब्स कैसी हो जाएगी? जब ये चलने लगेगा तो ये ट्यूब हो जाएगी क्षैतिज कंडीशन में, और जो भारी कण होंगे वह
नीचे की तरफ एकत्र हो जाएंगे और ऊपर हल्का जल या द्रव एकत्र हो जाएगा। यह है अपकेंद्रण उपकरण या सेंट्रिफ्यूगेशन मशीन। यहाँ पे कुछ बटन्स भी दिए होते हैं जिससे इस पे हमको यह डालते हैं कि हमको इतनी स्पीड से इस सेंट्रीफ्यूज को, इस बेल्ट को घुमाना है। हम यहाँ से स्पीड डाल सकते हैं। जैसे प्रयोगशाला में रक्त के घटकों को सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा या अपकेंद्रण के द्वारा ही अलग किया जाता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा को पृथक किया जाता है। और भी कई ऐसे उद्योग हैं जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग किया जाता है। अभी जो हमने देखी वह अपकेंद्रण की मशीन थी, जो काफी महंगी आती है। आगे की कक्षाओं में आपको आपकी प्रयोगशाला में देखने को मिल सकती है। लेकिन और वह किसके द्वारा चलती है? वह विद्युत से चलती है। इसी प्रकार का हम एक खिलौना पेपर फ्यूज भी बना सकते हैं। मतलब हम पेपर फ्यूज की तरह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक कार्डबोर्ड का बड़ा टुकड़ा लेंगे और धागे की सहायता से यहाँ पे हम 2 हत्थे लगा देंगे और यहाँ पे हम जो भी सैंपल है जिसको हमको सेपरेट करना है, जिसे हमें पृथक करना है, वो यहाँ पे डाल देंगे। अब इसे, इस सैंपल की जो कंटेनर यहाँ पे है, इसे हम टेप की सहायता से इस पे चिपका देते हैं और फिर इसे तेजी से घुमाया जाता है। अब इसमें भी वही होगा कि भारी घटकों से हल्के घटक सेंट्रीफ्यूज की तरह अलग हो जाएंगे। ये निम्न लागत का उपकरण है दूरदस्त क्षेत्रों में, जैसे आज भी बहुत इंटीरियर ग्रामीण इलाकों में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है मलेरिया और एनीमिया जैसे रोगों की जांच करने की सहायता में। आगे दिया हुआ है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, अपकेंद्रण के बाद क्या दिया हुआ है? स्कंदन। स्कंदन, जब फिटकरी के चूर्ण को पंकित जल से भरे एक बीकर में डाला जाएगा तो क्या होगा? फिटकरी, ये एक बीकर है जिसमें हमने क्या लिया है? पंकित जल लिया है। अब इसमें हमने क्या डाल दिया? ये फिटकरी का चूर्ण डाल रहे हैं। तो थोड़े दिनों बाद क्या देखेंगे? थोड़ी देर के बाद क्या दिखेगा हमें कि जल में जो निलंबित ये अशुद्धियां, ये किससे मिलने लगेगी? ये फिटकरी के चूर्ण से मिलने लगेगी। और अब फिटकरी इन अशुद्धियों को क्या कर लेती है? स्कंदित कर लेती है, अपने साथ बांध लेती है। ठीक है। अब क्या हुआ? इसी फिटकरी ने जिस प्रकार अशुद्धियों को बांधा, इसे ही क्या बोला गया है? स्कंदन बोला गया है। और फिटकरी क्या प्रकार हो गया? एक स्कंदक हो गया। ये जो बड़े बड़े गुच्छे बन गए हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण तली पर बैठ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन या अवसाद कहते हैं। अब इन्हें जल से निस्तारण या निस्यंदन के द्वारा भी पृथक किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये नीचे की साइड बैठ जाएंगे सारे जो भारी अशुद्धियां होंगी फिटकरी के साथ में, जिसने स्कंदन बना लिया है। अब इसे हम नॉर्मली फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, जल अलग और यह फिटकरी अलग, सॉरी ये अशुद्धियां अलग। प्राचीन समय में जब जनरली गर्मियों के दिनों में जब पानी की समस्याएं ग्रामीण इलाकों में बहुत हो जाती थी और जब कुओं से पानी निकाला जाता था, तो उस पानी में वह साफ पानी के साथ साथ उसमें कुछ मिट्टी और पंख भी साथ में आता था। तो उसे साफ करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? फिटकरी का ही प्रयोग किया जाता था। लाए हुए पानी में फिटकरी के कुछ टुकड़े डाल दिए जाते थे और फिर थोड़े टाइम के बाद उसमें देखते थे कि वो फिटकरी के टुकड़ों के साथ जो जितना भी गल आता था कुएं के पानी में, वह उसके साथ जुड़ जाता था। और फिर अब इसे हम छान के अलग कर लेते थे। स्कंदन का एक और उदाहरण क्या होगा? दूध से पनीर का मिलना। जब दूध के अंदर हम नींबू की कुछ बूंदे या सिरका की कुछ बूंदे डालते हैं, तो वह
स्कंदक का कार्य करती है और दूध के प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देती है, उसे वह पनीर में कन्वर्ट कर देती है। तो अभी हमने स्कंदन देखा, उसके पहले हमने क्या देखा, अपकेंद्रण। अब नेक्स्ट है कोलाइड। यदि रक्त के घटकों को सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा पृथक किया जाए और रक्त का स्कंदन हो तो क्या वह निलंबन है? क्या हम रक्त की कोशिकाओं को नग्न आंखों से देख सकते हैं? क्या यह एक विलयन है? नहीं, रक्त एक विलयन भी नहीं है और रक्त एक निलंबन भी नहीं है। रक्त किस प्रकार का है, वह है, उसे क्या बोला जाएगा, कोलाइड बोला जाता है। ये विलयनों और निलंबनों से किस प्रकार भिन्न होते हैं कोलाइड, यह अब हम समझते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें यह एक विलयन है, यह एक निलंबन है और यह एक कोलाइड है। निलंबित कणों के आकार के आधार उसमें जो कण होते हैं उसके आकार के आधार पर भिन्न होते हैं। विलयन के कण आकार में विलयन में कणों का आकार कैसा होता है, सबसे छोटा होता है। फिर इसके बाद इसमें कणों का आकार मध्यम होता है और इसमें कणों का आकार बड़ा होता है। इसमें कणों का साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। इसमें कितना होगा, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होगा और इसका होगा 100 नैनोमीटर से बड़ा। इसी प्रकार का टिंडल प्रभाव हम कहाँ देख सकते हैं कि कोई बंद कमरा है, ठीक है, अंधेरा है उसमें और बाहर से कोई खिड़की के छोटे से छेद में से, दरवाजे के छोटे के से छेद में से प्रकाश पुंज अंदर की ओर आ रहा है, तब हमें वह टिंडल प्रभाव दिखता है, क्योंकि वो प्रकाश का हमें संकीर्ण किरण पुंज हमें नजर आ जाता है, वो दिखाई देता है। और वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वायु में क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं, धूल और धुएं के कण होते हैं, जो कि उस प्रकाश का क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं। यही सेम यहाँ इस खेल के स्टेडियम में भी टिंडल प्रभाव दिख रहा है। ये लाइट यहाँ से फोकस हो रही है लाइट, लेकिन ये लाइट अब हमें यहाँ पे फैली हुई दिखाई दे रही है, प्रकाश पुंज। क्यों, क्योंकि यहाँ जो वातावरण है, यहाँ पे धूल और धुएं के कण हैं जो कि यहाँ से आ रही प्रकाश को क्या कर रहे हैं, प्रकीर्णित कर रहे हैं। जब प्रकाश किसी कोलाइड अथवा निलंबन से प्रसारित होता है तो उसका प्रकीर्णन होता है, परंतु जब वह पारदर्शी विलयन से प्रसारित होता है तो ऐसा नहीं होता है। कोलाइड के घटकों को परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। जो कोलाइड हमारे पास है, जिसमें हम प्रकाश के प्रकीर्णन की बात कर रहे हैं, उसके जो घटक होते हैं उसको क्या बोला जाता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। कोलाइड में विलेय जैसे घटक अथवा परिक्षिप्त कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। जिस माध्यम में यह परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है उसे क्या बोला जाता है, परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। कुछ सामान्य कोलाइड हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि जल में तेल अथवा तेल में जल। यह उनकी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम अगर दोनों ही जल हैंगे तो उन्हें क्या बोला जाता है, पायस या इमल्शन कहा जाता है। दो प्रकार के हो गए, यह जल में तेल या तेल में जल। दूध, बॉडी लोशन और वेनिशिंग क्रीम जल में तेल पायस के सामान्य उदाहरण है, जबकि मक्खन, कोल्ड क्रीम आदि तेल में जल पायस के उदाहरण। ठीक है, हमने यहाँ पे उनकी परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर तेल और जल वाले पायस, तेल में जल और जल के अंदर तेल, इस प्रकार के दो कोलाइड की बात की थी। तो जल में तेल किस प्रकार का उदाहरण होगा, दूध, बॉडी लोशन। अब तेल में जल का उदाहरण क्या है, कोल्ड क्रीम,
मक्खन, यह सभी तेल में जल पायस के उदाहरण हैं। कुछ औषधियां पायस के रूप में बनाई जाती है जिससे इन्हें जल में परिक्षेप कर सुगम रूप से पीने योग्य बनाया जा सके। इससे द्रव औषधि में चिकनाई जैसा अनुभव भी कम हो जाता है। पायसी कारकों की उपस्थिति पायस को कैसा रखती है? स्थिर करती है। जैसे दूध और मक्खन में प्रोटीन पायसी कारक का कार्य कर रहा है। यहाँ पे दूध और मक्खन जो है उसके अंदर उसमें के जो प्रोटीन है वह पायसी कारक का कार्य करते हैं। यहाँ एक तालिका दी गई हुई है विभिन्न प्रकार के मिश्रणों के गुणधर्म। कौन कौन से? एक विलयन की बात है, एक निलंबन की बात है और एक कोलाइड की बात है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? विलयन किस प्रकार का होता है हम जानते हैं, हम अभी अध्याय में देख चुके हैं, यह एक समांगी होता है। निलंबन विषमांगी होता है, जैसे कि जल में रेत का मिलना। ठीक है। अभी जो कोलाइडल है यह देखने में हमें कैसा दिखेगा? यह समांगी दिखेगा, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखने जाएंगे तब यह हमें विषमांगी दिखता है। कणों का आकार, इसका 100 म्यूएम से बड़ा और इसका 1 से 100 म्यूएम का होता है। मतलब ये सबसे छोटा, ये मध्यम आकार का, ये छोटा, ये मध्यम आकार का और यह बहुत बड़े आकार का होता है। इसकी दृश्यता कैसी होती है? ये नहीं दिखाई देता है, ये दिखाई देता है और यह भी सामान्य रूप से दिखाई नहीं देता है। निस्यंदन द्वारा पृथक्करण, फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या इस विलयन का पृथक्करण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। निलंबन का किया जा सकता है? किया जा सकता है। और कोलाइडो का भी नहीं किया जा सकता है। निसादन अथवा तलछट, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कितनी है या तलछट में ये क्या स्थायी कण इसके जाते हैं तलछट में? नहीं जाते हैं। ये कैसा होता है? ये स्थायी होता है। ये कैसा विलयन होता है? ये अस्थायी होते हैं, इसमें कण नीचे की ओर थोड़ी देर के बाद बैठ जाते हैं। और कोलाइड भी स्थायी प्रकार का होता है। इसमें भी कण मिश्रण में पूरी तरह से फैले रहते हैं। टिंडल प्रभाव, विलयन शो नहीं करेगा, निलंबन बहुत अच्छे से शो करेगा और कोलाइड भी कुछ मात्रा में शो करता है। प्रकृति में और हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का पृथक्करण होता है। हमारे गुर्दे हमारे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। किडनी के द्वारा हमारे जो ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि यूरिया के रूप में रहते हैं, उसे पृथक किया जा सकता है या किया जाता है। वर्तमान में हम महासागरों और नदियों से प्लास्टिक कचरा हटाकर उन्हें साफ करने जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही वाहित मल जल को पर्यावरण में प्रवाहित करने से पूर्व उसका उपचार करना भी अति आवश्यक है। इन सब का हम सॉल्यूशन अवसाद इन सब का सॉल्यूशन हम स्कंदन, निस्यंदन जैसी प्रक्रियाओं के द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त स्वच्छ जल को शौचालयों में अथवा पौधों को सींचने के लिए पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। कचरे के पृथक्करण और पदार्थों के पुनर्चक्रण की विधियों में सुधार करके आप अपनी पृथ्वी को अधिक स्वच्छ स्वस्थ बनाए रखने में सहायता कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट में यहाँ पे सारांश पूरे अध्याय का दिया हुआ है, देखेंगे हम कि मिश्रणों को समांगी और विषमांगी के साथ साथ विलयनों, निलंबनों और कोलाइडों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। अध्याय के शुरुआत में हमें क्या पता था कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? समांगी और विषमांगी। लेकिन अंत में हम और क्या समझे कि मिश्रण विलयन भी हो सकता है, कोलाइड भी हो सकता है और निलंबन भी हो सकता है। शुद्ध पदार्थों को प्राप्त करने के लिए पृथक्करण प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्रिस्टलीकरण, आसवन
और कागज वर्ण लेखिका का प्रयोग किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण में किसी शुद्ध ठोस को उसके संतृप्त विलयन से प्राप्त करते हैं और आसवन में दो मिश्रणीय द्रवों को पृथक किया जाता है, जिसमें कि उनके क्वथनांकों का प्रयोग किया जाता है, एक निश्चित तापमान का प्रयोग किया जाता है। कागज वर्ण लेखिकी का उपयोग कागज पर यौगिकों की गति के अंतर के आधार पर उन्हें सेपरेट किया जाता है। दो भिन्न घनत्व वाले मिश्रणीय द्रवों मतलब कि अमिश्रण या विषमांगी, जो कि दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, द्रव है, उनको सेपरेट करने के लिए हम पृथककारी कीप का प्रयोग करेंगे, जैसे कि तेल और जल का मिश्रण। ठोस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना वाष्प में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसके द्वारा हम किसी दो ठोस के मिश्रण को सेपरेट करते हैं। अपकेंद्रण में किसी ठोस द्रव मिश्रण से भारी ठोस कणों को पृथक करने के लिए तीव्र चक्रण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें एक मशीन का प्रयोग करके हम ठोस द्रव मिश्रण को पृथक कर लेते हैं, जिसमें अपकेंद्रण बल कार्य करता है। स्कंदन की प्रक्रिया में एक पदार्थ, जिसे क्या बोलते हैं, स्कंदक कहते हैं, वह मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, उसके पास छोटे छोटे कण आपस में आके चिपककर बड़े गुच्छे बना लेते हैं और वह या तो नीचे बैठ जाएंगे और या उन्हें निस्यंदन के द्वारा अलग फिल्टर कर लिया जाता है। कोलाइड अथवा निलंबन में परिक्षिप्त कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिसे क्या बोला गया है, जिसे टिंडल प्रभाव बोला गया है। प्रकाश का प्रकीर्णन कोलाइड में और निलंबन के द्वारा किया जाता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह अध्याय यहीं पे समाप्त। थैंक यू।